बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुशामदीद। और सुबह सवेरे 9 बजे हम आ जाते हैं और हम आपको बताते हैं कि आप लोग कितनी बेचैनी से हमारे शो का इंतजार बहुत कर रहे ज्यादा होते हैं। सड़कों पर ट्रैफिक रुक जाती है। यस, ऐसे ही होता है। और अशफाक तो बड़े कहते हैं ना, देख के भी आ रहे होते हैं कि लाइनें लोगों की लगी होती है। बिल्कुल, लोग ARY के दफातर के बाहर मौजूद होते हैं। लेकिन अब तो स्कूल की छुट्टियां हैं, मतलब ये उस वक्त की बात में अलग सुबह उठ जाते हैं जल्दी हमें देखने के लिए। बच्चे सोते ही शायद सुबह आजकल। ये कि फेक इट अंटिल यू मेक इट। आप जब तक खुद को नहीं समझेंगे तो फिर दूसरे कैसे समझेंगे। ऐसे तो वैसे एक बात है सदफ अब्दुल जब्बार के लोग पहचानते हैं, जानते हैं, इज्जत करते हैं, कदर करते हैं। उनकी बड़ी मेहरबानी, बड़ा शुक्रिया। जो लोग देखते हैं और प्यार देते हैं और खासतौर पर हमारे प्रोग्राम को सराहते हैं। और जाहिर है कि इट्स अ टीम एफर्ट, जिसकी बुनियाद पर हम आपके सामने बैठकर यहाँ पर फर 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 और पटर 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 करके बोलते हैं। ये जो मालूमात के मोती बिखेरते हैं ना हम, इसके पीछे हमारी अपनी भी कोशिश होती है, हमारी टीम की बहुत ज्यादा इसमें रिसर्च भी होती है, एफर्ट होती है। और यानी कि सोचें अगर प्रोग्राम का कोई वाले वारिस ना हो तो फिर तो शिराजा ही बिखर जाए ना दुनिया भर में। बात कहिए कि वाली वारिस ना हो तो शिराजा बिखर जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा होता नहीं है और ऐसा हम होने भी नहीं देंगे। तो खैर बहरहाल आज वैसे मौसम, आप जिस रास्ते से आए उधर कैसा था? मौसम तो आज इट्स बीन क्लाउडी। हवाएं चलना शुरू हो गई हैं। हाँ, हवाएं चलना शुरू हो गई हैं, थिंग्स आर बेटर। लेकिन हब्स अपनी जगह मौजूद है। अब ये जाहिर है आप अपने फोन में देख के बता सकती हैं कि क्या आज ह्यूमिडिटी क्या रहेगी। ह्यूमिडिटी की वजह से काफी फर्क पड़ता है। अच्छा, दूसरी एक चीज ये सदफ अब्दुल जब्बार, मैं ये सोच रहा था कि आपने कहा कि हम सुबह सवेरे आपके सामने मौजूद है। वैसे सुबह सवेरे तो 7 बजे नहीं हो जाती, 9 बजे। भाई कराची में रहने वालों के लिए 9 बजे भी सुबह सवेरे है। हाँ। यहाँ तो मार्केट्स भी 12 साढ़े 12 बजे खुलती हैं। हाँ। तो आज ही 32 बताया जा रहा है इस वक्त टेम्परेचर। अभी 32 है तो मीन्स कि ये आगे जाएगा। लेकिन जुलाई का आगाज हो गया है तो फिर कहा यह जा रहा है कि मौसम बेहतर होगा और मॉनसून का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। भाई एक चीज आपने नोटिस की, डोनाल्ड ट्रंप साहब को जिनको 9 दिन बाद सजा होनी थी, अब वो मामला मौखिर हो गया है सितंबर तक। यानी कि अब ये है कि वो, जैसे हमारे पास नहीं होता था कि सदारती इम्यूनिटी, तो उनको कहा गया, उनके वकला की जानिब से सुप्रीम कोर्ट का इसके ऊपर डिसीजन आया 6-3 से कि भाई उनको कुछ फैसलों में, कुछ उनके एक्शंस में, जब वो बतौर सदर थे तो उस वक्त उनको इम्यूनिटी हासिल थी। तो अब वो क्या होगा, जो हश मनी वाला मामला था उस पर उनको सजा होगी या नहीं होगी, और सजा क्या होगी ये अब सितंबर में पता चलेगा। तो केस अच्छा सितंबर के बाद, सितंबर अक्टूबर नवंबर में होने हैं सदारती इलेक्शन जी। तो सोचे बड़ा टाइम मिल गया, बड़ा इस वक्त एक कहते हैं ना मुश्किल लम्हात हैं डोनाल्ड ट्रंप के लिए और डोनाल्ड ट्रंप के फैंस के लिए। अमेरिका से पाकिस्तान आ जाए सदफ अब्दुल जब्बार। पाकिस्तान में आके हम क्या बताने वाले हैं? आपने बड़ा अच्छा आज माशाल्लाह से हेयर डू किया है, जबरदस्त। Whose idea was this? ये क्रेडिट जाता है मेरी जो स्टाइलिस्ट हैं उनको, मेकअप आर्टिस्ट जो हैं उनको जाता है। क्या बात है, हेड्स ऑफ टू हर। चलें जी, अब आ जाते हैं पाकिस्तान के अंदर। अब अवाम के मसाइल, हमने अपना दुखड़ा रो लिया, बल्कि आज इतना कोई दुखड़ा नहीं था, लेकिन हम अवाम के मसाइल पर जब बात करें, और अवाम के मसाइल पर बात उस सूरत में हम करते हैं कि जब हम भी उससे बराह रास्त मुतासर होते हैं और हमें यह अंदाजा होता है कि एक आम आदमी का गुजर बसर कैसे मुमकिन होगा। जब हम मार्केट में जा रहे हैं और हमारी जेब से 1000 रुपया, 2000, 5000 रुपये निकल रहे हैं, और उसमें कोई भी चीज खरीदते हुए अगर मुझे आटे दाल का भाव पता लग रहा है, यानी कि मुझे पता लग रहा है कि रेट्स पहले क्या थे और अब क्या हैं, तो आप सोचिए कि जिसकी इनकम कम होगी, हम कहते हैं कि जी 37,000, 38,000, 40,000 जो बेसिक इनकम होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान में जो आपकी बेसिक इनकम है वो इससे कहीं ज्यादा कम है। यानी कि कोई ऐसे लोग भी हैं जो 15,000 कमाते हैं, कई ऐसे लोग भी हैं जो 20,000 कमाते हैं। मैं सिर्फ ये सोचता हूं कि वो 500 रुपए किलो दाल कैसे लेते होंगे, ऐसे ही है, कैसे चावल खरीदते होंगे, कैसे एक दर्जन अंडे, आज अभी का रेट है आज सुबह का 335 रुपए। अब मुझे ये बताइए कि 335 रुपए दर्जन अंडे क्यों हैं? गर्मियां चल रही हैं, उसमें अंडे क्यों महंगे हैं? और अमूमन डबल रोटी की कीमतें आप देख लें, सर्दी में ये वाले जो आइटम होते हैं ये ज्यादा महंगे हो जाते हैं। लेकिन एक चीज ये कि अब क्योंकि हम इसलिए भी महंगाई पे आज फोकस करके बात कर रहे हैं, एक तो नया माली साल शुरू हो गया है 1 जुलाई से, और जो हुकूमत ने 200 अरब के टैक्सेस लगाए हैं, सेल्स टैक्स लगाए, इन सारी चीजों का असर क्या पड़ जा रहा है। अभी फर्स्ट को आपके पेट्रोल प्राइस भी बढ़े, तो इन सारी कीमतों पर हम आज बात करने जा रहे हैं, क्योंकि जैसे कि अशफाक ने मेंशन किया, बताया जाता है जी कम से कम 35,000 तनख्वाह होगी, उजरत माहाना उजरत 38,000 होगी, लेकिन होता ऐसा नहीं है। अगर आप रियलिटी की बात करें तो 25,000 बहुत अच्छे से अच्छे किसी की जॉब लग गई तो उसे 25,000 शायद इनिशियल। अच्छा, एक और चीज भी है, दूसरा मैं ये कह रहा था कि ये महंगाई का, हम महंगाई का ही तस्करा कर रहे हैं बेसिकली। अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो महंगाई का है, और आप लोग सामने बैठ के सिर्फ अपने तय आवाज बुलंद कर सकते हैं। यानी कि आप एक चीज का ख्याल कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर कि आप अपने इलाकों में ये जो नाजायज मुनाफाखोरी हो रही है
इसके ऊपर आवाज उठा सकते हैं। सदफ, अक्सर ये होता है कि एक दुकान का रेट कुछ और है, दूसरी दुकान का रेट कुछ और है, एक जगह पर सब्जी किसी और रेट पर है, दूसरी जगह पर सब्जी किसी और रेट पर है, और मंडी में सब्जी किसी और रेट पर है। तो हम अपने नुमाइंदों की तरफ चलते हैं। और क्योंकि जून में महंगाई जो है वो बढ़ गई, 6 महीने बाद महंगाई की शरह बढ़ी, मैं नहीं कह रही, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट ने बताया है। और अब देखते हैं इस महंगाई का असर क्या है। तो हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ कौन कौन है, जरा हमारे सामने विंडो ओपन कर दी जाए तो हम उनसे सलाम दुआ कर लें। अदनान तारिक ने हमें ज्वाइन किया है पेशावर से, सिद्रा गयास लाहौर से हैं, अंजुम वहाब कराची से हमारे साथ हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। तो आगाज अंजुम अब्दुल वहाब से कर लेते हैं। और अंजुम भाई तक हमारी आवाज पहुंच रही हो, अगर आप देखें मुझे लगता है कि हवा चल रही है, कुछ मौसम बेहतर है। अंजुम, बिजली की दुहाइयां देते देते, अच्छा ये काफी रिलेटेबल भी है भाई कि बिजली भी महंगी और यहाँ पर आटे दाल का भी कोई हिसाब नहीं है। तो क्या सूरत हाल है कराची के आवाम के लिए, क्योंकि महंगाई होती जा रही है और डबल, मुझे लगता है कि डबल जेपडी है, क्योंकि प्राइस कंट्रोल है नहीं, तो गली मोहल्ले में जिसका जो मर्जी रेट है लगाता है, और ऊपर से भी अब चीजें महंगी आना शुरू हो गई हैं। हाँ। तो सूरत हाल आपने क्या देखी वैसे? बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि आटे दाल का कोई भाव नहीं है, वही सूरत हाल देखी जा रही है कि दालों की कीमत में हमने गुज़िश्ता रोज देखा कि इजाफा होना शुरू हुआ है। तो इस वक्त सूरत हाल यह है कि सबसे ज्यादा इजाफा जो मैं देखने में है 70 रुपये दाल चना की कीमत में इजाफा हुआ, 295 तक पहुंच गई। और उसके अलावा सफेद चना देखे 365 रुपये, काला चना 55 रुपये, इसी तरह दाल मूंग में भी 60 रुपये इजाफे से 330 रुपये हो चुकी है। बेसन भी 30 रुपये इजाफे से 290 रुपये। ये होलसेल के रेट हैं। अच्छा। अगर आप रिटेल पे जाता है कि आप अभी जिक्र कर रहे थे कि गली मोहल्ले की हर दुकान के ऊपर मुख्तलिफ रेट हैं, तो हर जगह हर दुकानदार ने दुकान से कीमतें बढ़ाई हुई है इलाके के हिसाब से। अगर थोड़े से आप कम आमदनी वाले इलाके में जाएंगे तो वहाँ मुनाफा 20 से 30-40 रुपये नजर आएगा। थोड़ा बेहतर इलाका होगा तो वहाँ 40-50 रुपये चला जाएगा। और फैंस और क्लिफ्टन की जानी जाए तो वहाँ 100 रुपये तक इजाफा देखा जाता है। दाल माज 520 रुपये होलसेल में शेर तक पहुंच चुकी है। तो ये सूरत हाल है कि होलसेल ग्रोसरी एसोसिएशन के चेयरमैन अरूफ का कहना था कि हुकूमत ने जो पैकिंग मटीरियल पैक्ड आइटम के ऊपर जो सेल टैक्स लगाया उसके बाद ईंटों में मजीद इजाफा हो जाए। रिटेल में कोई दालें वगैरह पैक करके या ब्रांड के साथ बेचता है तो 18% इसमें सेल टैक्स भी ऐड कर दिया जाएगा। तो ये सूरत हाल है कि अब दाल भी गरीब की पहुंच से दूर हो गई है। अब पहले महंगी हो चुकी थी, मुर्गी गोश्त तो पहले ही दस्तरस से बाहर था। अब दालें भी जो सस्ती समझी जाती थी, खासतौर पर दाल जो गरीब की समझी जाती थी, वो भी 300 रुपए तक पहुंच चुके। तो ये सूरत हाल है। अनाज महंगे हो चुके हैं, दालें भी महंगी हो चुकी हैं, गोश्त सब्जी महंगा है, पेट्रोल महंगा है। तो आवाम अब क्या चीज खरीदे? आज कीमतों में भी अब इजाफा जो कम हुआ था उसमें भी बतदरीज अब हम 2 से 3 रुपए रोजाना फी किलो देख रहे हैं। कट अगर लगाना चाहें अपने बजट को देखते हुए कि चले जी हम ये अशिया कम कर दें, उन अशिया के पैसे बढ़े हैं जो खाने पीने में जिनके बगैर आपका खाना नहीं बनेगा, वो अज्जा पेट्रोल के बगैर जाहिर है आप कैसे बाइक से ऑफिस तक पहुंचेंगे। और दूसरा एक और चीज है सदफ, मुझे एक बात बताएं ना, बच्चों को प्रोटीन की सोर्स वाहिद क्या मिलती है? अंडा। ठीक है, उसकी कीमत में भी इजाफा, गर्मियों में भी अंडे महंगे, तो अब क्या करें? 2 हिस्से करके उसको बना के बच्चों को दें, डिवाइड करें। सिद्रा भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा पूछें क्या सिद्रा जरा आप बताएं कि एक तो हमें, या तो आप शेड में खड़ी हैं, हमें वहाँ का मौसम भी आज कुछ बेहतर ही लग रहा है लाहौर का। ये जो प्राइस बढ़े हैं काफी ज्यादा, कराची से जो हम देख रहे हैं नंबर्स, कमोबेश यही सूरत हाल लाहौर में भी है, या वहाँ पर आप होलसेल के रेट और बाकी रेट्स के मुकाबले में कह सकती हैं कि भाई कुछ हालात कराची से बेहतर है, या कोई चेक एंड बैलेंस है वहाँ? जी बिल्कुल, लाहौर में गर्मी की अगर सूरत हाल की बात की जाए तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। मैं इस वक्त शेड में खड़ी हूँ इसलिए आपको कंपैरेटिवली मौसम बेहतर लग रहा है, अदरवाइज सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ है। और दूसरी तरफ अगर महंगाई की बात की जाए तो महंगाई यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा है। हर चीज़ के दाम जो है वो 4 गुना दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह जिस तरह हम लहसुन प्याज की बात करते हैं जो हर घर की ज़रूरत है, हर गरीब अमीर की ज़रूरत है, तो इसकी कीमत भी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। अगर अदरक की बात की जाए तो वो 700 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। हर दुकान के ऊपर डिफरेंट रेट नज़र आते हैं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई प्राइस कंट्रोल कमेटी जो है यहाँ पर फाल नज़र नहीं आ रही। और सबसे बड़ी बात कि ये दुकानदार जो हैं वो ये रोना रोते दिखाई देते हैं कि सब्जी मंडी जाकर कोई नहीं पूछता, जहां से वो माल खरीद कर लेकर आते हैं, यहाँ तक लाने में फ्यूल चार्जेस और बाकी चीजें ऐड डाउन होकर उसकी कीमत मजीद बढ़ जाती है। तो हुकूमत जो है वो कहीं पर भी हमें फाल दिखाई नहीं दे रही। दावे तो बहुत किए जा रहे हैं हुकूमत की जानिब से, लेकिन उसके बरअक्स सूरत हाल मार्केटों में बिल्कुल मुख्तलिफ दिखाई दे रही है। दूध की कीमत की अगर बात की जाए तो एक पैकेट जो 1 किलो का पैकेट है दूध का, उसके
पीछे 50 से 60 रुपए फी किलो इजाफा किया गया है, जो कि गरीब आवाम के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। दूध भी हर घर की ज़रूरत है, बच्चों की ज़रूरत है, तो इसके बगैर भी गुजारा जो है वो मुमकिन नहीं है। टमाटर की अगर बात की जाए तो जो कि कुछ दिन पहले 50-60 रुपए फी किलो फ़रोख्त किया जा रहा था, अब उसकी कीमत बढ़कर 180 से 200 रुपए फी किलो मुकर्रर कर दी गई है, जो मुख्तलिफ दुकानों पर फिर मुख्तलिफ नज़र आती दिखाई देती है। तो सूरत हाल जो है वो लाहौर में भी मुख्तलिफ नहीं है। लाहौर में भी महंगाई का तूफ़ान जो है वो गरीब आदमी की ज़िंदगी को अजीरन किए हुए है। अल्लाह अकबर। अच्छा, अब ज़रा पेशावर का रुख कर लेते हैं। अदनान, मैं तो ये रेट दो जगह के सुन के ही परेशान हो चुका हूँ और लगता है ये परेशानी आपको भी दिखाई दे रही होगी और आपके चेहरे पर भी यही परेशानी मुझे दिखाई दे रही है इन रेट्स को सुनकर। तो केपी में कोई सूरत हाल बेहतर है? क्योंकि हम जो रोना रोते हैं कराची में बिलखुसूस वो ये है कि एक तो महंगाई और ऊपर से कोई मुनाफाखोरी को चेक करने वाला नहीं है कि कौन कितना मुनाफा कमा रहा है। तो जिसका जितना बस चल रहा है वो इतना लूट रहा है आवाम को। वहां पर क्या सिलसिला है? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह खैबर पुख्तनख्वा की सबसे बड़ी गला मंडियों, उसके साथ साथ अशिया खुर्दनोश की मार्केटों में, होलसेल मार्केटों में महीने की बुनियाद पर, हफ्ते की बुनियाद पर और रोज़ाना की बुनियाद पर अशिया खुर्दनोश की कीमतों में जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है। अशिया खुर्दनोश में दालों की बात करें, चावल की बात करें तो हर हफ्ते की बुनियाद पर, हर महीने की बुनियाद पर 10 से 12 रुपये इजाफा देखने में आ रहा है। मैं इस वक्त खैबर पुख्तनख्वा की सबसे बड़ी गला मंडी रामपुरा गेट में मौजूद हूँ, जहाँ पर आटे का बोरान जो है वो एक बार फिर उसकी कीमतों में इजाफा जो है वो नजर आ रहा है। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान देखा जाए तो पंजाब से आटे की जखीरा अंदेजू और तरसीर बर वक्त ना होने की बुनियाद पर खैबर पुख्तनख्वा में 20 किलो आटे का थैला जो 1600-1700 में मिल जाता था, फाइन आटा, सुपर आटा, मिक्स आटा, वो इस वक्त 2000 और 2100 रुपए में जो है वो फरोख्त हो रहा है। हाँ। अगर यही सूरत हाल रही, पंजाब से आटे की तरसील ना हुई, यहाँ पर जो आटा डीलर्स का कहना है, रामपुरा गेट के जो सदर है आटा डीलर के, उनका कहना है कि अगर यही सूरत हाल पंजाब से, तो एक बार फिर खैबर पुख्तनख्वा में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर सकता है। 20 किलो आटे का थैला जो आज 2000 और 2100 में फरोख्त हो रहा है, यानी 4 दिन पहले 1600 में फरोख्त हो रहा था, तो यही सूरत है कि 2500-2600 तक चली जाएगा। इसके साथ साथ अगर यह बहरान पैदा हुआ तो फिर पेशावर में रोटी की कीमत में भी इजाफा हो जाएगा। तो इसी खदशे को मद्देनजर रखते हुए गुज़श्ता रोज़ ज़िला इंतज़ामिया DC पेशावर ने पेशावर के नानबाइयों के वफूद से जो है वो मुलाकात की और उनसे 15 रोज़ का यकीनी कराई कि वो कीमतों को ज़्यादा ना करे। पेशावर में 110 ग्राम रोटी की कीमत इस वक्त 15 रुपये है। नानबाई का कहना है कि आटे की कीमत में इजाफा हुआ है, तो उनको भी अब जो है 85 किलो की बोरी जो 6400 में मिल जाती थी, अब वो 9000 तक जा पहुंची है। 4 रोज़ में एकदम न जाने पता नहीं क्या हुआ कि कीमतें आसमान पे जा रही हैं, जिसकी वजह से परेशान और बहरान की सूरत जो इख्तियार कर रही थी। ताहम ज़िला इंतज़ामिया के बर वक्त इक़दाम की वजह से जो है वो DC पेशावर आफाक वजीर ने जो है यकीन दहानी कराई कि 15 रोज़ तक वो कीमतें यहीं पर रह के रोटी का, इसके बाद इनके साथ आइंदा का लाहेमल तैयार किया जाएगा। सूबाई हुकूमत महकमे खुराक के मुताबिक बताया जा रहा है कि आटे के सूबे में जो सूरत हाल पैदा हुई है, 1600 से एकदम कीमत 2100 पे गई है। तो इस हवाले से आज एक आले सतह इजलास जो है वो बुलाया है। पेशावर की गला मंडी में अगर कीमतें होलसेल मार्केट में बढ़ती है तो फिर परचून दुकानों पे, सूबे के नवाई इलाकों, मज़ाफ़ाती इलाकों, उसके साथ से दीगर अजला तक यहाँ से जब माल जाता है तो उसकी कीमत में 20 से 25 से और 60 रुपए तक उसमें इजाफा देखने में आता है। तो रोजाना की बुनियाद पर कीमतों में इजाफा हो रहा है। खासकर आटे ने जो है वो खूब परेशान कर रखा है पेशावर में। आटा बेचारा क्या करे, आटे को लाने वालों ने परेशान कर रखा है, गंदम उगाने वाले भी परेशान हैं, लेकिन उससे आगे मिडिल मैन से लेके आगे तक जो हो रहा है उससे सब परेशान है। बहुत शुक्रिया सिद्रा गयास, बहुत शुक्रिया आपका अंजुम अब्दुल वहाब और अदनान तारिक भाई। बात यह है कि इंसानी सूरत हाल में आप क्या कर सकते हैं? हर जगह महंगाई का दौरा है, हर चीज में इजाफा हो रहा है सिवाय तनख्वाहों के। Yes. अच्छा, गवर्नमेंट सेक्टर में तो चले उसमें भी इजाफा हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में अच्छा मैं एक सुन रही थी, एक जगह वजीर हमारे मोहतरम कह रहे थे हुकूमत के कि देखिए जी हमने बहुत सारा पैसा BISP प्रोग्राम में मुख्तस किया है। फिर वो ये भी फरमा रहे थे कि जो सालाना 12 लाख कमा रहा है, अगर उसकी 1 लाख महीने की तनख्वाह है तो उस पर टैक्स लगाना क्या गलत है? भाई अब 1 लाख रुपया महीने का, उसमें लोगों के 50,000 भी नहीं रह गया, नहीं होता है। आप उसमें से रेंट निकाल दें, बिजली के बिल निकाल दें, सबसे बढ़ के बिजली का बिल सदर बहुत ज्यादा बिल आ रहा है। मतलब आप सोचें कि आपके पहले बिजली के बिल क्या हुआ करते थे, अब बिजली के चार्जेस क्या हो गए हैं, उसके बाद पुरानी कीमतें जो उस पर वसूल की जाती हैं। यानी कि अगर आप पहले जो आज से 3 साल पहले, 2.5 साल पहले जो बिल आपके आते थे 4000, 5000, 6000 या 10,000 से नीचे, अब वही बिल आपके 30-40 हजार में आ रहे हैं। अब एक शख्स जिसकी तनख्वाह 50,000 है वो 25,000 का बिल या 30,000 का बिल कैसे भरेगा?
नहीं। और मुझे ये बताएं कि क्या लोगों को मजीद पॉवर्टी लाइन के नीचे धकेलना है या उसके आसपास धकेलना है? मिडिल क्लास तबका जो है अब वो गुर्बत की तरफ जा रहा है, तो ये मुझे पॉलिसी समझ नहीं आई। आपने एक तरफ से पॉवर्टी खत्म करनी है, दूसरी तरफ हम उसे क्रिएट भी कर रहे हैं। सो ये पूरा एक सिस्टम है जिसको समझना जरूरी है। अच्छा, तो ये मसला महंगाई का हो गया और एदाद शुमार भी हमने आपके सामने रख दी है कि ताकि फैक्चुअली आपको पता चले महंगाई इस वक्त कहाँ पर है। चलें जी, तो अब जरा दो शोबे की बात कर लेते हैं। दो शोबे जिनके ऊपर फोकस बहुत कम होता है, एक सेहत और दूसरी एजुकेशन। ये तालीम और सेहत, ये हमारे यहाँ बड़े नेग्लेक्टेड किस्म के शोबे होते हैं। और कराची में सरकारी अस्पतालों की जो हालत ज़ाहिर है उसका हम वैसे भी तस्करा करते रहते हैं। यानी कि आप सोचिए कि ये जो कराची नॉर्थ साइड का जो एरिया है, यहाँ पर ये कहा जाता है कि अगर आपके किसी भी, और हम भी आपको बता रहे हैं क्योंकि ये आला अफसरान की जानिब से बताया गया है कि अगर आपके किसी अजीज का एक्सीडेंट हो और उसको हेड इंजरी हो तो आपने किसी भी सूरत में उसे अब्बासी शहीद हॉस्पिटल नहीं लेके जाना, क्योंकि इट वुड बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। वजह, क्योंकि वहां पर कोई ट्रॉमा सेंटर जो है वो फाल तो है, लेकिन आपकी सीटी की मशीन नहीं है। अब सीटी स्कैन नहीं होगा तो आपको पता ही नहीं होगा कि हेड इंजरी किस नौयत की है, क्या मसला है। रेफर कर देंगे कि जी आप वो जिना लेके जाएं, दूसरे हॉस्पिटल चले जाएं। तो यानी कि स्टाफ की कमी है। जी, अब स्टाफ की कमी का भी पता चला, मशीनरी की कमी है, अंदाजा करें, और फाल नहीं है पूरी तरीके से। अद्वियात के लिए सिर्फ और सिर्फ हम देख रहे हैं 8,98,000 रुपए इस दफा मुख्तस किए गए पूरे साल की बात कर रहे हैं। तो उसमें चक्कर ये है कि T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए जिन टीमों ने क्वालिफाई किया है उसका ऐलान कर दिया है और पाकिस्तान ने T20 हम हैं उसमें। हाँ जी, यही तो मैं बता रहा हूँ, इसीलिए तो हम खबर चला रहे हैं। तो अगर वैसे ना भी करता तब भी हम चला। मैंने तो यूं करके ऐसे पेपर पकड़ लेना था अगर आप नाम ना लेते तो। पाकिस्तान ने T20 फॉर्मेट में बेहतर रैंकिंग की बुनियाद पर वर्ल्ड कप 2026 के लिए बराह रास्त क्वालिफाई कर लिया है। ये बराह रास्त बहुत जो हमारी खूबसूरत तरीन परफॉर्मेंस थी T20 वर्ल्ड कप 2024 में, उसके बाद तो खतरात मंडरा रहे थे। अच्छा, वैसे मेरे ख्याल में इस पे सबसे ज्यादा नाराज हमारे प्लेयर्स हुए होंगे, मतलब कि ऐसी हमने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी, उसके बाद भी बराह रास्त हमने क्वालिफाई कर लिया। बराह रास्त तो नहीं, लेकिन हम आजकल देख रहे हैं हमारे प्लेयर्स बड़े बयानात दे रहे हैं। रिजवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सर्जरी पे बड़ी बातें हो और रही हैं। हाँ, शुएब कह रही हूँ, शाहीन वाज क्वाइट सार्कास्टिक सारी सिचुएशन पे कि भाई मतलब कोई पेशेंट है जिनकी सर्जरी करनी है, क्या करनी है। और ये बयान आपको पता है चेयरमैन पीसीबी की तरफ से आया था। और लेकिन ये है कि हम तो जिस सर्जरी का इंतजार कर रहे थे अभी तक उसके आसार दिखाई नहीं रहे। भाई खिलाड़ी लीग्स खेल रहे हैं, 10 तरह की चीजें कर रहे हैं। बहरहाल अब यह है कि पाकिस्तान रवां बरस, अभी आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि हम तो सुपर 8 मरहले में भी नहीं पहुंच सके थे और हम अमरीका से भी हार गए थे, भारत से हम किस तरह हारे थे, भूल जाएं इस बात को। उसके अलावा ये कहा जा रहा था कि सोशल मीडिया पर ये अफवाहें थी कि हमें क्वालिफायर खेलना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं था। अच्छा, 12 टीमें हैं जिन्होंने बराह रास्त क्वालिफाई किया है, जिसमें श्रीलंका और भारत के अलावा अफगानिस्तान ने भी क्वालिफाई किया है। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़, अमेरिका, आयरलैंड और न्यूजीलैंड शामिल हैं। अमेरिका भी बराह रास्त क्वालिफाई किया है। दैट नीड्स टू बी नोटेड बिकॉज दे प्लेड रियली वेल। अच्छा, बाकी 8 टीमों का इंतखाब गुज़िश्ता T20 वर्ल्ड कप की तरह रीजनल क्वालिफायर के जरिए होगा। क्या बात। अच्छा, और बाकी इंडिया में तो जश्न जारी है और वो जश्न वर्ल्ड कप जीतने के बाद जारी है। और जिस तरीके से विराट ने इस टूर्नामेंट में अपने लास्ट मैच में परफॉर्मेंस देके उन्होंने फिर जी जिस तरीके से उन्हें सी ऑफ दिया गया, जिस तरह से उन्होंने अपने रिटायरमेंट का इंटरनेशनल T20 क्रिकेट से ऐलान किया, सो लोगों ने इस चीज़ को अप्रिशिएट भी किया। यूजुअली ये होता है कि जब आप अच्छा परफॉर्म कर देते हैं तो उसमें लोग ये कहते हैं यार इतनी जल्दी क्यों रिटायरमेंट ले लिया, अभी तो इसने और खेलना था। लेकिन विराट इज़ विराट, तो अब उन पे तनकीद अक्सर बेशतर ये होती है कि जी वो T20 के प्लेयर नहीं है। हालांकि दिस इज़ रॉन्ग। आप ये देखें कि लास्ट मैच में भी ही मेड 76 और उनकी कारकर्दगी ही जाहिर है कि उसकी बदौलत ये देखिए कि उनकी टीम जो है वो जीती। और आप ये देखिए बड़ा प्लेयर जो है वो बड़े मैच में परफॉर्म करता है। ही परफॉर्म्ड रियली वेल इन द वर्ल्ड कप फाइनल। उससे बेहतर क्या मौका हो सकता है आपको अपनी सलाहियत जिताने के। फिर दूसरी चीज़ ये है कि आप रोहित शर्मा को देखें कि पूरे टूर्नामेंट में हिटमैन ने क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई और आखिरी मैच में नहीं दिखाई। तो रिमेंबर अशफाक, देयर वाज अ टाइम जब इंडिया का सबसे बड़ा मसला ये था कि उनके पास हमेशा से बहुत ज़बरदस्त बैटर रहे हैं, बैट्समैन रहे हैं,
लेकिन उनकी बॉलिंग साइड वीक थी। मगर काफी टाइम से इंडिया ने अपनी बॉलिंग पर बहुत काम किया है और उनकी बॉलिंग, उनकी फील्डिंग और जो कैच पकड़ा था उन्होंने मिलर का, मिलर तो अभी तक उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। उनका कल भी मैं एक ट्वीट देख रही थी जिसमें वो कह रहे थे हमने बड़ी एफर्ट की लेकिन बड़ा हमें अफसोस है कि हम ये मैच नहीं जीत सके। तो साउथ अफ्रीका के लिए वैसे मेरा बड़ा दिल दुखा था, बट दे आर द वन टू ब्लेम। अच्छा जी, अब जरा हम काविशों की बात कर रहे हैं और पाकिस्तानी टीम तो बहरहाल नाकाम ही है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग हैं जो अपनी इस्लाह पर, गलतियाँ हर किसी से होती हैं, हम कोई सेंट्स नहीं हैं, लेकिन जब आप अपनी गलतियों से सबक सीखते हैं और अपनी बेहतरी के लिए कोशिश करते हैं तो अल्लाह ताला भी उसमें साथ देता है और लोग भी वसीला बनते हैं। और को हम तो छोटी छोटी बातों पे गिले शिकवे कर रहे होते हैं ना जी, कि लाइट नहीं थी तो फला कोर्स मुकम्मल नहीं हुआ तो हम ये नहीं कर सके, फीस नहीं भर सके। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने तमाम तर मुश्किलात के बावजूद ज़िंदगी उन पर एक तरीके से एक बंद कमरे में ज़िंदगी गुजारते हुए भी वो कारनामे अंजाम दिए, जिसके इस वक्त चर्चे हो रहे हैं सोशल मीडिया पर ख़ास तौर पे। तो कराची सेंट्रल जेल में कैदियों की इस्लाह के लिए प्रोग्राम हुआ और उनको कोर्सेज कराए गए। तो उन कैदियों ने भी, कहते हैं ना, अपनी ज़िंदगी नहीं बल्कि जेल का तसव्वुर, खैर जेल का तसव्वुर तो मैं नहीं कहूँगी, उन्होंने एक कि ज़िंदगी में बड़ी लिमिटेशंस हैं, जेल में आप कुछ नहीं कर सकते, उन्होंने इस चीज़ को निगेट कर दिया। तो जनाब 248 कैदी तलबा हैं जिनका कॉन्वोकेशन वहाँ पर हुआ था, जबकि CIT, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, इंग्लिश और चाइनीज़ लैंग्वेज के पोजीशन होल्डर तलबा में 25-25 हज़ार और तहफ़ भी तकसीम किए गए। और फिर आप ये देखिए कि मुल्क भर की जेलों में इस तरह के अरेंजमेंट्स हो गए। तो हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद हैं सीनियर सुपरिटेंडेंट कराची जेल, कराची सेंट्रल जेल, जाम अब्दुल करीम अब्बासी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस अब्बासी साहब। और इसके साथ साथ हमारे साथ ज़ाहिर है कि तलबा में नौमान और आसिफ भी मौजूद हैं जिन्होंने ज़ाहिर है कि अपने पास आउट किया है। तो सबसे पहले अब्बासी साहब से बात करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ये बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है और हम इस पे देख रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान से इस चीज़ को सराहा जा रहा है कि ये सोचा गया, क्योंकि जेलों के बारे में कहा जाता है कि जी उनको रिहेबिलिटेशन सेंटर होना चाहिए, वहाँ से लोग निकलें, सबक सीख के निकलें और माशरे के मुफीद शहरी बने, और ये बिलाशुबा इस जानिब एक बड़ा कदम है। तो आइडिया किसका था ये कि ये होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपकी तरफ और आपकी टीम का जैसे मशकूर हूँ कि जी आपने हमें कवरेज के लिए टाइम दिया हुआ है। जहाँ तक बात है इन कॉन्वोकेशन की, तो पाकिस्तान हिस्ट्री में पहली मर्तबा ये कॉन्वोकेशन सेंट्रल प्रिजन कराची ने करवाया है। इसका मकसद ये है कि हम ये चाहते हैं कि पूरे मुल्क पाकिस्तान से, सिंध से, हर जगह से क्राइम खत्म हो और जो इनमें वो यहाँ से स्किल्ड होके एजुकेशन लेके वो सोसाइटी में जब वापस जाए तो एक अच्छे शहरी के हैसियत से अपने आप को जाके प्रूव करें। यहाँ पे अभी कॉन्वोकेशन देखा था, वहाँ पे PIT, कंप्यूटर, IT और चाइनीज लैंग्वेज सेंटर के क्लासेस चल रहे हैं और ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली कोई 250 इनमेट्स ने यहाँ से सारी ये कंप्लीट किए हुए हैं। उनमें से जो 4 टॉप पोजीशन होल्डर्स थे उनको हमने जो है वो कैश अवार्ड भी दिया है। सही है। हमारा लोगो, हमारा मकसद ये है कि जब ये इनमेट्स बाहर रिलीज होके जाएंगे तो अपनी फैमिलीज के लिए और सोसाइटी के लिए एक मस्बत रोल अदा करेंगे। बिल्कुल। आपको इसके साथ साथ बताता चलूं कि जो इनमेट्स इनसे पहले यहाँ से रिलीज होके गए हैं उन्होंने इन्हीं जो है वो कंप्यूटर सेंटर और चाइनीज से डिप्लोमा करके जब वो रिलीज हुए उनको सिंध टेक्निकल बोर्ड ने जो सर्टिफिकेट्स दिए पे कोई जेल का स्टैम्प नहीं था और आज की डेट में बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह करीम वो CPEC में जॉब्स कर रहे हैं। अच्छा, क्या बात है। अच्छा, जाम अब्दुल करीम साहब साथ ही रहिएगा, हमारे साथ वो होनहार तालिब इल्म मौजूद हैं जिन्होंने ज़बरदस्त ये काम किया है। सबसे पहले आसिफ और नमान, आप दोनों को बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि ये जो कॉन्वोकेशन में जो आपका एक कहते हैं ना, ये अचीवमेंट जो होती है ना, आपकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा होता है और एज ए स्टूडेंट हम सब इस सिचुएशन से गुजरे हैं। आप पहले तो मुझे बताइएगा, नमान आपसे मुखातिब हूँ, कैसा महसूस हुआ और ये आपके लिए सरप्राइजिंग था जब इस तरीके से स्टेज पर आए और सब वहाँ पर मौजूद थे, खुशी का इजहार कर रहे थे। तो पहले तो बताइएगा कि ये लम्हा आपके लिए कैसा था?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप सबका शुक्रिया जी, आपने सवाल किया, बहुत अच्छा किया। जब ये सेरेमनी हमारे लिए मुनक्किद हुई, हम तो पहले ही शुरू दिन से जब से क्लास ज्वाइन किया तब से हम बहुत खुश थे। अच्छा। हमें उम्मीद नहीं थी इतना हमें मौका मिलेगा प्रोग्राम का। जिस दिन ये सेरेमनी रखी गई हमें इतनी खुशी हुई, हमें लगा हम जेल खाने में नहीं किसी कॉलेज में हैं और हमने ये ग्रेजुएशन किसी कॉलेज में हासिल की है। इससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। मैंने CIT कोर्स की है, ग्राफिक्स मैंने कंप्लीट किया है, दोनों का मेरा पेपर है, सर्टिफिकेट दोनों के आ गए हैं। चाइनीज़ का मेरा पोजीशन है 2nd। अच्छा, क्या बात है। अच्छा, ये साथ ही साथ ये हम जानना चाहेंगे, आसिफ आप से भी हम ये जानना चाहेंगे कि वहाँ पर पढ़ाई के लिए एक मखसूस माहौल चाहिए होता है। ज़ाहिर है कि नॉर्मली हम कंप्लेन बहुत ज़्यादा करते हैं, जेल ज़ाहिर है किसी के लिए भी आइडियल सिचुएशन नहीं होती, लेकिन यहाँ पर यकसुई का मौका आपको लाजमी तौर पर मिल पाया होगा। तो ताउन कितना हासिल रहा आपको जेल इंतज़ामिया का इसमें? वालेकुम सलाम। जेल इंतजामिया जो सबसे अहम सुविधा जेल इंतजामिया का रहा है। मुझे तकरीबन 5 साल का अर्सा हो चुका है जेल में, और इस 5 साल में मैंने कई कोर्सेज यहाँ किए हैं, जिसमें उर्दू अदब के पेपर शामिल हैं, टेक्नोलॉजी के फॉरेस्टर प्रोग्राम में मैंने किया, इसका डिप्लोमा मुकम्मल किया है। और मैंने CIT में जो ना फर्स्ट पोजीशन हासिल की है, ग्राफिक्स में मैंने जो ना 1 पोजीशन हासिल किया, और अभी चाइनीज लैंग्वेज का मैंने टॉप किया, फर्स्ट पोजीशन हासिल की। तो इस सारी मेहनत जो ये बगैर तो मेरी मेहनत है, लेकिन हकीकत में इसकी चीज़ें जो है वो इंतजामिया का बहुत अहम रोल है। इंतजामिया है जिसमें DIG साहब हैं, IG साहब हैं, CM साहब हैं, और हमारे हेल्थ ऑफिसर एहसान मेहर साहब हैं, जिन्होंने बहुत बेहतरीन माहौल फराहम किया है, बेहतरीन क्लासें, बेहतरीन स्कूल यहाँ बनाए गए हैं, और तमाम कैदियों के लिए, किसी स्पेशल मखसूस कैदी के लिए नहीं, तमाम कैदियों के लिए ये बड़ा कहना चाहिए ना, जबरदस्त कि सबको मौके फराहम किए। नमान, आपसे मैं जानना चाहूँगी, आप जब आए थे तब आपकी क्वालिफिकेशन क्या थी, फिर जो कोर्स आपने और चाइनीज़ लैंग्वेज का आपने बिलखुसूस इंतखाब क्यों किया, और अब आप क्या सोचते हैं कि अब आपने क्या करना है, आगे क्या करना है, क्या सोचा हुआ आपने? बिल्कुल, मेरी क्वालिफिकेशन मैट्रिक है। मैं बाहर जेल से बाहर मैंने कंप्यूटर के मुतालिक कोई कोर्स नहीं किया था, खाली कभी कभी मौका मिला था। मैं अब बता दूं, मैंने घर में कंप्यूटर नहीं है, इसी वजह से मुझे ज़्यादा मौका नहीं मिला कंप्यूटर चलाने का। जेल में आने के बाद किसी हाथ से इत्तेफाक के तौर पर मैं आ गया जेल में। जब मुझे ये मौका मिला, मुझे जब पता लगा यहाँ क्लासें भी है, तो मैंने फ़ौरन से क्लास ज्वाइन कर लिया। फिर इसका मेरे इसी पीरियड में मैं DIG हसन सेतु साहब का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। मेरे इसी पीरियड में वो सुप्रिटेंडेंट थे, उनका जो काविशे है वो उन्होंने जो विज़न ये हमारे लिए प्लेटफॉर्म जो तैयार किया एजुकेशन के हवाले से, ये कैदियों को ये एजुकेशन मिलनी चाहिए, क्योंकि जो क्राइम होते हैं वो ज़्यादातर बेरोज़गारी की वजह से होते हैं। तो उनका ये विज़न था कि ये लोग क्वालिफिकेशन हासिल करें, उसकी वजह से रोज़गार, हलाल रोज़गार कमा सके, और उससे हमने बहुत भरपूर फ़ायदा उठाया है। और इसके बाद हमारे सुप्रिटेंडेंट अब्दुल करीम अब्बासी साहब, डिप्टी अम्माद सर साहब, डिप्टी सईद सोमरो साहब, और इसके बाद सीनियर जेलर हमारे एहसान मेहर साहब, जिनकी बहुत ज़्यादा मेहनत यहाँ पे है। छोटी छोटी ज़रूरतें, तमाम जायज़ ज़रूरतें टीचरों के वो पूरा करते हैं। यही वजह है कि टीचर स्टूडेंट पे बहुत ज़्यादा मेहनत ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने बात की और बड़ा ज़बरदस्त बात की है। तो जाम अब्दुल करीम साहब, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात ये है कि टीचर्स जो हैं वो उसी सूरत में फोकस करते हैं जब वो खुश हों और वो मुतमईन हों। तो टीचर्स कौन हैं जिनको आपने किस तरीके से उनको हायर किया, उनको किस तरीके से इस बात पे तैयार किया? क्योंकि एक थोड़ा सा स्टिग्मा भी अटैच होता है कि जी जेल में जाके इस तरह से आपने पढ़ाना है। कुछ लोग पढ़ाने को, तालीम को मिशन समझते हैं और कुछ ऐसा नहीं समझते। तो ये इस प्रोसेस के बारे में हमें ज़रा बताइएगा। ये ऐसा है कि जो इनमेट्स जिनका कैरेक्टर कंडक्ट बेहतर होता है उनके लिए हमने ओपन फोरम जो है रखा हुआ है कि जो CIT में, कंप्यूटर ग्राफिक्स में और जो इंग्लिश लैंग्वेज में, चाइनीज़ लैंग्वेज में जो भी एडमिशन लेना चाहता है उनको हम ये लैंग्वेजेस के लिए स्कूल्स के और अपने क्लासेस के जो है वो दरवाजे खुले हुए हैं। और जिन्होंने इंटरेस्ट शो किया, आज आपको और अच्छी बात बताऊं कि मैंने इस कॉन्वोकेशन में उनको 1 मंथ की रिमिशन दे दी है। गुड कंडक्ट और रूल्स रेगुलेशन को मद्देनजर रखते हुए हमने उनको 1 महीने की माफ़ी भी दे दी है। अच्छा, तो
जी बहुत शुक्रिया आपका जाम अब्दुल करीम अब्बासी साहब। आप ऐसे अगर हमारे साथ जुड़े रहें तो क्या बात होगी। और नमान, आपकी तरफ एक बार फिर आती हूँ। अब आपने कहा कि जी मैं जब आया था मैट्रिक मेरी तालीम थी, मैंने कंप्यूटर का मुझे इतना आइडिया नहीं था। तो ये मुझे बताइएगा, ये आप लोग वैसे स्टडी करते कैसे थे? ग्रुप स्टडी भी करते थे या सिर्फ जो क्लासेस होती थी सिर्फ वहीं पर आपकी स्टडी होती थी? बाद में भी आप खुद से बुक्स पढ़ते थे? किस तरह आपने फिर कहते हैं ना, आप लोग तो वो हैं जिन्होंने बड़ी ज़बरदस्त नंबर्स भी लिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं टीचर के अगेंस्ट फिर दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारे पीछे इतनी मेहनत करते हैं। वो देखते हैं जो ज़्यादा स्टूडेंट जो ज़्यादा इंटरेस्टेड है उनसे ज़्यादा वो टाइम लेते हैं। शुरू में हम पहला एक पीरियड था, 1 घंटे की पीरियड थी। चूँकि 1 घंटे में काम ज़्यादा नहीं हो पाता कंप्यूटर में, ग्राफिक्स में ज़्यादातर अगर कोई लोगोस बनाना हो हमें ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। इसके लिए कंप्यूटर सिर्फ हमारे कंप्यूटर क्लास में ही है। इसके लिए हमने 2 घंटे का पीरियड हमने बढ़ाया था। ये भी जेल इंतजामिया का बहुत शुक्रिया कि फिर भी वो हमें इतने सारे मौका हमें फराहम करती है। तो CIT मैंने कंप्लीट किया, इसमें मैंने वर्ड किया। टोटल मैंने वर्ड में मेरा बहुत ज़्यादा वर्क है, एक्सेल में मेरा वर्क है, फ्लैश में मेरा वर्क है, एक्सेस में डेटा बेसिस सेव करने के लिए डेटा में ज़्यादातर काम होता है, एक्सेस में काम होता है, उसमें मेरा वर्क है। HTML में मैंने वेब पेज मैंने बहुत सारे बनाए हैं, बाहर जाके इसको मैं काम ला सकता हूँ, अपना ऑफिशियल पेज बना सकता हूँ। इसके अलावा मैंने ग्राफिक्स में, फोटोशॉप में काम किया, फ्री हैंड में, इन पेज में, इलस्ट्रेटर में। इतना मेरा ग्रिप्स है। फ्री हैंड में, इस वक्त में कोई भी रूम देख के या बाहर का डिजाइन देख के या कोई टाइटल पेज देख के मैं उसको बना सकता हूँ। अपने माइंड से भी क्रिएट कर सकता हूँ। ये चीजें आपके लिए आगे भी बड़ा काम आएंगी। अच्छा आसिफ, हम चाहेंगे बहुत तो आप भी थोड़ा सा आगे आके अगर बात करें तो आपकी आवाज थोड़ा सा हम सही तरीके से सुन पाएंगे। अच्छा, अब जरा आसिफ भाई हमें ये बताएं कि आपने आगे क्या सोच रखा है? नुमान के तो बड़े प्लान्स हैं, आइडियाज हैं उनके पास और ही सीम्स टू हैव अ वेरी शार्प माइंड। आपने क्या सोच रखा है कि आपने मजीद क्या सीखना है यहाँ पर और आगे बाहर निकल के इंशाल्लाह आप क्या करने का इरादा रखते हैं? मैं पहले आपको बता दूं कि मैंने यहाँ 5 साल में इतना कुछ सीखा है कि मुझे यहाँ पर टीचर की जगह मतलब अप्लाई को मैंने वर्क किया है। मैं अभी यहाँ पे फिल्मोलॉजी के टॉपिक पे टीचर हूँ। मैं के हवाले से जो कोर्सेज करवा रहा हूँ मैं यहाँ पे। ये मेरा जेल के अंदर का एक्सपीरियंस है जो मैंने यहीं से सीख कर यहीं पे उसको कंटिन्यू किया है। ठीक है, इसके अलावा बाहर जाकर मेरा इरादा है कि अगर मेरे मतलब चाइनीज लैंग्वेज किसी काम आ सकती है, CIT या जो मैंने ग्राफिक्स किया उसके हवाले से किसी बेहतर रोजगार की मुझे तलाश होगी। जो मुझे उम्मीद है कि जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वहाँ मुझे अच्छी रोजगार फराहम हो जाएगी और मैं बाइज़त शहरी की ऐसी जिंदगी गुजार सकूँगा। ठीक है, ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच आसिफ, नमान, आप दोनों को एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारकबाद। मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि जेल का जब कहते हैं ना किसी को सज़ा अगर मिलती है तो उस सज़ा का मकसद उसको सुधार की तरफ ले जाना होता है, उसकी इस्लाह करनी होती है। लेकिन हम अक्सर बेशतर देखते हैं हमारे जो जेलों में कैदी होते हैं वो अबतर सूरत हाल में होते हैं, बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं। इसके ऊपर हम यही डिस्कशन कर रहे थे कि देखें कुछ अब जाहिर है कि हालात आपको बाज़ औक़ात ऐसा बनाते हैं लेकिन आपकी इस्लाह हो सकती है। हाँ। जिन लोगों ने हीनियस क्राइम्स ना किए हों, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी या फिर कत्ल के मुजरिम ना हो या फिर जाहिर है कि और भी कैसे रेप वगैरह के मुजरिम ना हो, उनको मौका मिलना चाहिए कि वो अपने आप को सुधार सकें, सेकंड चांसेस मिलने चाहिए, मुआशरे के मुफीद शहरी। तो उनके लिए जेल्स को रिहेबिलिटेशन सेंटर्स का दर्जा देना चाहिए ताकि वो बेहतर बन सके, बजाय इसके कि वो 10 नंबरी बन के निकले वहाँ से कि जी जराइम पेशा मजीद क्राइम के कहते हैं और उनसे अगर अच्छा सलूक रवा रखा जाए तो वो एक अच्छे शहरी बन सकेंगे। तो मुझे बड़ी खुशी हुई और सुपरिटेंडेंट साहब से मैं ये एक रिक्वेस्ट करने वाली थी, वो चले गए, आई होप वो मुझे सुन लेंगे कि ये चीज़ कंटिन्यू रहनी चाहिए। इस तरह की जो कॉन्वोकेशन सेरेमनी है उसको कंटिन्यूटी में रखें ताकि दूसरे भी जो मुल्क के जेल हैं वहाँ पर भी इस तरह के प्रोग्राम शुरू किए जाएँ। चलें जी, तो ये बहुत ज़रूरी है, इट इज़ वेरी गुड। और KP में भी हमने सुना था कि इस तरह के इनिशिएटिव्स लिए गए हैं और KP में भी काफ़ी कुछ किया जा रहा है। तो ये मुल्क भर की जेलों में जहाँ पर सूरत हाल ठीक नहीं है तो वहाँ पर लोगों की बेटरमेंट के लिए काम होना चाहिए, क्योंकि जेल भेजने का मकसद ये होता है कि आपने उनको सज़ा देनी है, पनिशमेंट फॉर देयर सिंस और व्हाटसोएवर जो भी जराइम। टीचर्स को भी सलाम जो इस पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इल्म की रोशनी फैला रहे हैं। तो ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से तमाम साथियों का, सज्जनों, मित्रों, बुजुर्गों, ख़वातीन, सबका खैर मक़दम कि जो इस वक्त तमाम तर काम छोड़कर
नाश्ता खाना बनाते हुए या वैसे टीवी के सामने विराजमान है और हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रही हैं, देख रही हैं। क्या बात तो भाई बात यह है सदफ अब्दुल जब्बार के आपका एक देरीना मुतालबा था जो कि सामने आ गया। आई एम वेरी हैप्पी टू एक्चुअली सी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स एक अरसे के बाद मैंने चेक करने की जसारत की कोशिश की और भाई कराची का जो AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो है 88 है। अल्लाह अकबर। ये आपने कोई आउटडेटेड तो नहीं भाई, आज का 88 है एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि कराची शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 3 जुलाई 2024 का ही जी 3 जुलाई 2024 का है। और आप ये सोचिए कि एयर क्वालिटी में बेहतरी आई है। अच्छा, लाहौर वाला तो नहीं देख रहा है। लाहौर वाला 97 पे है। अच्छा। इस्लामाबाद में निस्बतन खराब है। हाँ। वहाँ पर 122 है, जबकि KP का निस्बतन काफ़ी ज़्यादा है। मतलब ये है कि एयर ग्रुप्स जो मॉडरेट, जिनका ख़ास तौर पर सेंसिटिव जिनके फेफड़े हैं, उनके लिए वो नुकसानदेह हो सकता है। वो है 140 यानी कि पेशावर का। आप ये सोचिए, ये वही लाहौर है जहाँ पर 400 हुआ करता था। यही कराची है जहाँ 350, 200, 88 है। तो आज का दिन बड़ा जबरदस्त है। जरा वेंटिलेशन के लिए घर में जरा खिड़कियाँ खोल लें, दरवाजे खोल लें ताकि फ्रेश एयर आ जाए और जरा अच्छी सी वॉक कर लें। मतलब पुरानी पाकिस्तानी फिल्में देखें और उसके अंदर जिस तरह से हीरोइनें सांस लिया करती थी, वैसे सांस लें, गहरे सांस। वैसे आपने सांस नहीं लेनी है। अशफाक की सारी बातों पे आपने अमल नहीं करना है। कुछ बातें आप इनकी सुन लिया करें, गहरे सांस ना लें। अच्छा जरा डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा दो। शब्बो। अच्छा, इसके आगे मैं कुछ नहीं बोल रही। बहरहाल लेकिन इससे पहले जो 9 बजे जब हम पूरा सेगमेंट हमने किया आप लोगों के लिए, ज़ाहिर हमारा शो 2 घंटे का होता है। बड़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी मुझे अभी भी मुझे फील हो रही है कि कोई भी हर्डल्स जो है ना, हम बहाने बना लेते हैं। समटाइम्स हम चीज़ों को कहते हैं जी मेरी ज़िंदगी में फ़लाँ चीज़, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। जब आप अपने आप को पॉजिटिव बातें बताते जाते हैं, आपका माइंड सेट जो है उसी तरीके से फिर वर्क करना शुरू हो जाता है। सो अपने दिन का आगाज़ अपनी उन ब्लेसिंग्स को काउंट करते हुए किया कीजिए जो आपकी ज़िंदगी में है। और अब आपके गोल्स क्या हैं, हाँ, आपको डिसिप्लिन लाजमी तौर पर रखना होगा और अपने छोटे छोटे गोल सेट करें। बड़े गोल्स भी जिंदगी में होने चाहिए, छोटे छोटे रोजमर्रा के गोल सेट करें ताकि उनको अचीव करने की कोशिश की जाए। वो जब अचीव होंगे तो सेंस ऑफ अचीवमेंट आपको बहुत अच्छा लगेगा। अपना भी ख्याल रखें, अपने आसपास लोगों का भी ख्याल करें। गर्मी का शदीद मौसम है, एक तो नहाएं रोज और दूसरा डिओड्रेंट लाजमी पानी ना हो तो क्या करें लोगों के घर में, तो ताकि दूसरे भी महफूज रहें आपकी खुशबू से। ये अच्छा, ये मैनरिज्म में आता है, इस चीज़ का ख्याल रखें। सफाई निस्फ ईमान है, सफाई निस्फ ईमान है, हमारा मज़हब भी कहता है। अच्छा जी, अब खबर है वो ज़रा शेयर कर देते हैं, उसके बाद हम अपने सेगमेंट्स की तरफ बढ़ेंगे। पुलिस का इस्लामाबाद के इलाके संगजानी में ऑपरेशन है। क्लैशनकोव, हैंड ग्रेनेड, डिटोनेटर और खुदकुश जैकेट का सामान यहाँ से बरामद कर लिया गया है। तो इस्लामाबाद में जराइम पर नज़र रखते हैं जुल्करनैन हैदर, वो हमें इससे मुतालिक सूरत हाल से आगाह करेंगे। जुल्करनैन, क्लैशनकोव तक वहाँ से बरामद हुई, डेटोनेटर्स एक्सेट्रा, क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, मुहर्रम और आराम के दौरान सिक्योरिटी के पेश नज़र रोज़ाना की बुनियाद पर इस्लामाबाद में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भी हो रहे हैं। तो वहाँ पर ये संगजानी के इलाके में ऑपरेशन किया गया है। तो उस दौरान पुलिस को देखकर जो मुल्ज़मान हैं वो फायरिंग करते हुए फरार हुए हैं और जय वकूआ से एक क्लाशनिकोव, हैंड ग्रेनेड, डेटोनेटर तार और खुद को जैकेट का जो सामान है वो अपनी तहवील में ले लिया है। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने बारूदी जो मवाद है उसको नकारा कर दिया है, जबकि मुकदमा जो है थाना CTD में वो भी दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का ये कहना है कि सर्च ऑपरेशन का सिलसिला जारी है और कोशिश की जा रही है कि मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया जाए। जी, बहुत शुक्रिया आपका जुल्करनैन। अच्छा, कंदकोट से अब खबर ज़रा शामिल कर लेते हैं, जहाँ पर पुलिस पिकेट पर डाकुओं के हमले में 2 पुलिस एहलकार जाँ बहक और 4 जख्मी हो गए। नहायत अफसोसनाक ये वाक़या है और इसकी तफसीलात हमें दे रहे हैं अली हसन। अली हसन, बताइए डिटेल्स क्या हैं इस सारे इशू की? थाना दुरानी मार्ग की हदूद में आज सदर पिकेट पर 15 से ज्यादा नामालूम अफराद हमला करके 2 पुलिस एहलकारों शहीद 4 को जख्मी कर दिया। जख्मी और शहीदों की लाशें कंदकोट अस्पताल लाई गई, जबकि जख्मियों को सखर और लाड़का मुंतकिल किया क्योंकि उनकी हालत सही नहीं थी, तशवीरनाक हालत थी। जबकि पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग में 1 डाकू जहाँ बाक हो गया, जबकि 4 डाकू जख्मी हो गए। अभी तक पुलिस और रेंजर्स का इलाके का मुआसरा करके ऑपरेशन जारी है। जी, बहुत शुक्रिया आपका अली हसन, हमें सूरत हाल बता रहे थे। एक और अपडेट्स है वो शेयर कर लेते हैं। मेहरान हाईवे खैरपुर में रात गए 6 से ज़ायद डाकू नाका लगाकर मुसाफिरों को लूटते रहे और लूट मार के खिलाफ मुसाफिरों ने एहतजाज भी किया, जबकि रात 12 बजे से 3 बजे तक शाहरा को बंद भी किया गया। नवीद खोड़ो हमारे साथ मौजूद हैं, वो हमें सूरत हाल से आगाह करेंगे। नवीद खोड़ो, हम नॉर्मली सुनते थे भाई नाके लगाती है पुलिस, ये डाकू नाका लगा के लूटते रहे और अब जाहिर है कि फिर भी प्रोटेस्ट करें जो लोग लूटते रहे,
कि क्या सूरत हाल रही और किस तरीके से ये सिलसिला चलता रहा इतने घंटों तक? जी बिल्कुल, कंदकोट और घोटसी की तरह खैरपुर का अमन अमान का जो सिलसिला है वो भी खत्म हो चुका है और यहाँ पर भी डाकू राज और चोरों का राज चल रहा है। रात देर गए तकरीबन 3 बजे से सुबह 6 बजे तक जो है डाकुओं ने नाका लगाकर, जैसे पुलिस नाका लगाती है वैसे नाका लगाकर जो मुसाफिर गाड़ियाँ जा रही थी या ट्रांसपोर्ट वाली जो गाड़ियाँ जा रही ट्रकें टेलर्स वगैरह सबको लूट मार की और आराम से लूट मार की। जबकि पीर वसन थाना कुछ ही कदमों पर नजदीक था और जो असली थाना है वो भी उसके करीब है, मगर रात को पुलिस वहां तक नहीं पहुंची और डाकू अपनी मनमानी करते लूट मार करके आराम से चले गए और वहां पर ताहाल पुलिस नहीं पहुंची, जिसके बाद जो मुतासिरीन हैं उन्होंने एहतजाजी मुजाहरा किया। उन्होंने कहा अमन अमान खराब हो रहा है, हमें अभी जो ट्रेवलिंग करना वो भी मुश्किल हो गई है। नवीद थोड़ा थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अब स्टॉक मार्केट से कोई खबर है सदफ अब्दुल जब्बार? स्टॉक मार्केट में मजबूत रुझान देखा जा रहा है और 355 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। सो U100 इंडेक्स 79,908 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। सो ये अच्छी खबरें काफ़ी दिन से हम देख रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज से आ रही हैं, तो आज भी मजबूत रुझान जारी है। 355 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है और इस वक्त जो इंडेक्स है 100 इंडेक्स जो है वो 79,908 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। और ज़ाहिर है जब मजबूत रुझान देखा जाता है तो इससे जो इन्वेस्टर है, जो बिजनेसमैन है, उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। बिल्कुल जी। और अच्छा, एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की कि वो वज़रा को पहले तो चांस देते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि जो काम नहीं करेगा उसका महकमा चेंज होगा या फिर वो छुट्टी करेगा, घर जाएगा। दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि एहतसाब अगर हो तो उससे कितनी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। यानी कि एहतसाब घर से शुरू हो और ख़ासतौर पर वज़रा अगर कारकर्दगी ना दिखाएं। पहले भी उन्होंने भरमी का इजहार किया था। अच्छा, पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वार्निंग दी थी और ये एक अच्छा ट्रेंड है, होना चाहिए, क्योंकि जब आपके पास दीगर पार्टी में ऐसी क़यादत मौजूद हो जो सर्व कर सकती हो तो वाई नॉट। लेकिन सिंध काबीना में अब 10 नए मामूनीन खुसूसी को शामिल कर लिया गया है और ये बताया जा रहा है कि जो मामूनीन खुसूसी हैं अब कुछ ऐसे वज़रा हैं वैसे जिनकी कहते हैं ना वजारत ख़तरे में पड़ गई है, तो वो कमज़ोर विकेट पर इस वक्त कहना चाहिए खेल रहे हैं। अब कारकर्दगी किस तरह जांची गई है ये एक बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि पहले ही कह दिया गया था कि जो नहीं कारकर्दगी दिखाएगा वो घर जाएगा। तो और साथ ही हमने ये देखा कि काबीना में नए चेहरे शामिल करने की उन्होंने हिदायत भी की, जिसके अब कुछ अमल दरामद हो चुका है। तो लाला असद पठान हमारे साथ मौजूद हैं, चीफ रिपोर्टर सिंध हैं, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग टू यू लाला, ये ज़रा बताइएगा कि रिपोर्ट कार्ड में क्या मंजर देखने को मिला, किन से खुश दिखाई दिए बिलावल और किन से नाखुश, और ये रिपोर्ट उनको मिलती कैसे है कि कौन परफॉर्म कर रहा है, तरीक़ेकार क्या है, ये ज़रा बताएं। ज़रा आप ज़्यादा मुस्कुरा रहे हैं लाला। देखें, वो बिलावल भुट्टो साहब पार्टी सरबराह हैं, उनकी बड़ी गहरी नज़र है पूरी पार्टी पर, वो पार्टी को लीड कर रहे हैं और वजारतों में जो वज़रा हैं उनकी कारकर्दगी तो अवामी तासुर से ही सामने आ जाती है। आजकल तो मीडिया का और सोशल मीडिया का इतना गहरी नज़र है हर चीज़ पर, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ें जो हैं वो बहुत जल्दी मंजर आम पर आ जाती हैं। तो वज़रा जो है वो बिलावल साहब की भी बड़ी गहरी नज़र है कि वज़रा ज़्यादा टाइम कराची को दे रहे हैं, इंटीरियर में अपने हलकों में नहीं जाते, अपने हलकों में जाकर आवाम के साथ रब्ता नहीं करते। तो उनका बुनियादी जो पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी और अब भी जो उनका सबसे ज़्यादा फोकस है वो इस बात पर है कि डेवलपमेंट की बुनियाद पर अगरचे आपने जीतना है तो मुशर्रफ के ज़माने में बहुत बड़ी तादाद में डेवलपमेंट हुई थी, मगर उनके जो हमायती थे वो जीते नहीं थे बाद में इलेक्शन में। तो आपने अवामी राब्ते से जो है वो जीतना, अवाम के पास जाए, अवाम के दुख दर्द में उनके साथ शामिल हों। तो इसलिए जो पिछली बार उन्होंने बड़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल की थी और बिलखुसूस सीनियर मिनिस्टर को जो है वो निशाने पर रखा था, उसकी वजह ये थी कि उसको सिंधी में कहते हैं धक और दिए के समझे नूह, यानी आप बेटी को कहें और समझे बहू। तो क्योंकि शर्जील उनके किचन कैबिनेट के वो हैं बंदे हैं, उनके बहुत ही करीबी हैं, तो उन्होंने उनको बराह रास्त निशाने पर रखा और समझाया बाकी तमाम वज़रा को कि अपनी कारकर्दगी को ठीक करें, वरना आपको जो है वो अपने पोर्टफोलियो से महरूम कर दिया जाएगा। और तो लाला कौन है जो कमज़ोर विकेट पर है इस वक्त मौजूद, ज़रा नाम भी बता दें। आप इतना मुस्कुरा रहे हैं, मुझे लगता है आपको पता है ना। देखिए, अगर जब मैंने अभी नाम लिए तो फिर जो है वो बहुत सारे वज़रा की नींदें
नींदें हराम हो जाएंगी। जल्दी तो जल्दी आंख खुल जाएगी। आज शाम 5 बजे जो है वो बड़े अहम फैसले होंगे इस हवाले से, और 5 बजे के बाद जो है वो चले आप नाम न लें, आप उनकी वजारत बता दें। तक बताएंगे। देखिए बहुत सारे 4-5 वज़रा हैं जिन पर बिलावल साहब की या पार्टी की जो है वो नज़रें हैं कि उनकी तकीब बहुत मायूस कुन है। वो ज़्यादातर टाइम अपने हलकों में और आवाम को नहीं देते, बहुत टाइम वो सोने पे गुजारते हैं और बहुत कम टाइम वो आवाम के लिए जो है वो अपना टाइम सर्व करते हैं। तो इसलिए अब वो समझ जाएंगे जब मैं ये कहूँगा कि बहुत टाइम वो सोने पे गुजारते हैं, तो 3-4 वज़रा है जो ज़्यादातर सोते रहते हैं, तो उन पर बिलावल साहब की उन पर बड़ी गहरी नज़र है। और इसके अलावा जो कल उन्होंने एक तो पार्टी के अंदर ये भी चीज़ डिस्कस हुई कि मीडिया पर हमारे किन चेहरों को जो है वो नुमाया किया जाए और कौन हमारे पीपल्स पार्टी के कामों को और दीगर मामलात को जो है वो मीडिया पर जाकर उजागर करेगा। तो इसलिए उन्होंने कल एक पढ़े लिखे नौजवानों की अच्छी सी टीम बनाई है और उनको मुआविन खुसूसी भी बना दिया और तर्जुमान भी बना दिया है, ताकि वो मीडिया पर आकर जो है वो मीडिया के सवालात का जवाब दे सकें। शफलिंग होगी या वजारत ले ली जाएगी, ये एक मेरा सवाल है मासूमाना सा। देखिए वजारत 1-2 से तो वजारत लेने के इम्कानात हैं, बाकी शफलिंग के तो ज़्यादातर इम्कानात हैं, क्योंकि काफ़ी सारे पोर्टफोलियो ऐसे हैं जिसमें माजी में बहुत अच्छा काम हुआ था, अब उसमें सुस्त रवि है, वो बेहतर तरीके से आवाम तक उनके समरात नहीं पहुंच रहे। तो इसलिए बिलावल साहब चाहते हैं कि उसमें शफलिंग की जाए, और 1-2 इस तरह के बुज़ुर्ग हैं जो सारा दिन सोते रहते हैं, तो इसलिए उनसे वजारतें पोर्टफोलियो ले लिए जाएंगे और दीगर बुज़ुर्ग को दिए जाएंगे। उसमें एक खातून भी शामिल है शायद। अच्छा एक चीज़ अब ज़रा बताइएगा लाला कि जरदारी साहब पूरे अपने काफ़िले के साथ, कारवां के साथ पहुँचे, वहाँ पर मीटिंग हुई, फिर कौमी धारे में शामिल करने की बातें हुई, जिस पर हमने सवाल भी उठाए कि ये क्यों कर मुमकिन है। उसके बाद लग ये रहा था कि अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर होगी। अभी कुछ ही देर पहले आपसे बात करने से ज़रा पहले हमने ये तस्करा किया कि किस तरह से नाका लगाकर, यानी कि वैसे नाके पुलिस लगाती है, लेकिन यहाँ पर डाकू नाके लगाकर खैरपुर में लूटते रहे आवाम को जो गाड़ियाँ गुजर रहे थे। 3 घंटे तक ये नाका लगा रहा। इसके अलावा भी वहाँ पर वारदातें मुख्तलिफ रिपोर्ट हो रही हैं, तो जो कि काफ़ी अलार्मिंग है। तो इसकी क्या वजह आपको दिखाई देती है? देखिए उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो सखर में इजलास हुआ था सदर जरदारी के ज़ेर सदारत, तो उसके बाद से उस पर एक्शन प्लान पे काम शुरू कर दिया गया है। इसके लिए फौरी तौर पर जो है वो एक तो पुलिस में के 50,000 जो जवान थे उनकी भर्ती का अमल अभी शुरू किया गया है। 2 दिन से मेरे ख्याल से सखर और लाड़काना और दीगर इलाकों में वो इम्तिहानात शुरू कर दिए गए हैं। एक तो जवानों की बहुत कमी है, दूसरा जो हथियार सदर जरदारी साहब ने अहकाम दिए थे कि वो फौरी तौर पर पुलिस को मुहैया किए जाए, वो उसकी तरसेल शुरू हो गई है। तो ये सब चीज़ें जब होंगी तब उसके बाद ही ये चीज़ें मुमकिन हो पाएंगी, क्योंकि जितनी बड़ी तादाद, जितने बड़े इलाके में ये डाकू जो है वो बरसर पैकार हैं, इतनी तादाद में पुलिस की कमक नहीं है कि जो उनको वहाँ पर जाकर पहुँच कर जो है वो देख सकें या होल्ड कर सकें। ये जो आपने खैरपुर का वाक़या बयान किया, खैरपुर का ये जो पट्टी है ठरी मीरवा और इस इलाके की, इसमें कुछ अनासर हैं जो इस तरह की वारदातों में मुलविस हैं, मगर वो उनकी बड़ी तादाद जो है वो प्रॉपर डाकू नहीं है। ये कभी कभी इस तरह की वारदातें करते हैं और उसके बाद जब पुलिस कोई एक्शन लेती है इन पर, तो फिर ये कुछ दिन के लिए गायब हो जाते हैं। असल जो डाकुओं का इलाका है या जो डाकुओं के गिरोह काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं रहीम यार खान से लेकर शिकारपुर तक की जो कच्चे की पट्टी है, जिसमें सखर इस तरफ से, घोटकी और उस तरफ से कश्मीर का इलाका शामिल होता है, थोड़ा सा जैकबाबाद भी टच करता है। तो ये इलाके ज़्यादा डेंजर हैं, जिसमें डाकुओं की बहुत बड़ी तादाद जो है वो तकरीबन 250-300 तो मेन जो है वो नोटेबल डाकू हैं जिन पर बहुत बड़े इनामात हैं, 1 करोड़ से लेकर 5 लाख तक, और बाकी उनके सहूलतकार हैं जो मिला जुला के कोई 1500 हैं, और वो उन्होंने वहाँ पर लोगों की ज़िंदगी तंग की। और अभी आप ही ने जब खैरपुर की खबर दी, उससे पहले आपने कंदकोट की खबर दी, जिसमें रेंजर्स और पुलिस का ऑपरेशन में जो है वो कुछ हलाकतें हुई हैं, कुछ ज़ख्मी हुए हैं। तो ये मामला जारी है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत जल्द जो है वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस इस तमाम
चलें जी, वो जाहिर है कि ओवरनाइट तो चेंज नहीं आता, लेकिन लेट्स होप सो कि जो हमें लाला ने फिर भी नाम नहीं बताए वुज़रा के, उन्होंने 5 बजे तक के लिए सस्पेंस बरकरार रखा हुआ है। सही है, वो नहीं चाहते कि सुबह मैंने सदब आपको बताया कि जो ज्यादा सोते हैं वो खुद समझ गए होंगे। अगर जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं या जो उनकी बेगमात देख रही हैं या उनके बच्चे देख रहे हैं तो अब्बू को जगा रहे होंगे कि आप ज्यादा सोते हैं, आपका टाइम हो गया। भाई अगर आपने महफूज रहना, इंफॉर्मेशन चेक करो, नहीं ये भी बताया ज्यादा सोता कौन, ज्यादा सोता कौन है। नहीं आप ये सोचें, मैं वैसे हैरान इस बात क्योंकि ये बिलावल साहब ने उनको कहा है कि आप सारा दिन सोते रहते हैं। सारा दिन सोते रहते हैं भाई, आप ना सोया करें, हमारा शो उठ के देखा करें, आपकी वजारत बच सकती है उससे। चलें जी, जरा आप फुटेजेस चेक करें कहाँ कहाँ कौन से वुज़रा हैं जो सिंध के वो सोते हुए पाए गए किस तकलीफ में, क्योंकि बिलावल साहब ने उन्हें वहीं पे चेक किया होगा। थैंक यू सो मच, लाला असद पठान हमारे साथ मौजूद थे। 5 बजे इजला है और उसके बाद नाम भी सामने आते हैं। बाय वी आर सो हैप्पी, वी आर नॉट हैप्पी, वी आर जस्ट सेइंग कि अच्छी परफॉर्मेंस पर डिजर्व करते हैं तारीफ, लेकिन अगर कोई अच्छा सर्व नहीं कर रहा, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो ये बिल्कुल राइट है गवर्नमेंट का कि वो चाहे तो वो डिसीजन दे। चलें जी, अब हम क्या करने जा रहे हैं? सियासत कैसे नहीं होगी, सियासत हर जगह सियासत है, तो असल सियासत की बात कर लेते हैं। हमारी चाय इतनी गर्म नहीं है जितना दर्जा हरारत गर्म है सियासी। मौसम, एक तो मौसम फिर सियासी दर्जा हरारत, उस पे हम मिजाजन ऐसे हैं कि कितनी गर्मी हो हमने चाय जरूर पीनी लाजमी तौर पर और गर्म चाय पीनी है, कॉफी का पीछा भी नहीं, बिल्कुल कॉफी का भी इसमें तड़का थोड़ा सा शामिल है। तो अब हम ये देख रहे हैं कि हुकूमत अपोजिशन जब हमें मुज़ाकरात की बातें करते नजर आते हैं तो हम कहते हैं चलें जी कुछ तो अच्छी उम्मीद नजर आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून की जो 2 इत्तेहादी हैं वफाक में, पीपल्स पार्टी वैसे तो इत्तेहादी नहीं है, काबीना में नहीं है, लेकिन वो सपोर्ट थ्रू आउट करते रहे उन्हें, खासतौर पे वजीर आजम के इंतखाब में और अहम फैसलों में। MQM पीपल्स पार्टी हम देख रहे हैं सिंध में काफ़ी चपकलिश है, जिस तरह के बयानात कल हमने आपको सुनवाए, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। अब मुतालबा किया जा रहा है पीपल्स पार्टी की जानिब से गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी साहब इस्तीफा दें और अब जो गवर्नर आएगा वो होगा पीपल्स पार्टी। जी नहीं, एक और भी है कि सईद गनी साहब कहते हैं कि या तो नून लीग अपना गवर्नर लगाए, अच्छा, या फिर ये कुर्सी हमें दे, अच्छा ठीक है। और फिर ये है कि गवर्नर सिंध की तब्दीली और तैनाती से मुताल्लिक मुआहिदा मंजर आम पर लाने का मुतालबा किया जा रहा है। ये क्या चक्कर है? ओके, ये क्या चक्कर? कौन सा मुआहिदा जो शुरू में जो नाम आए थे, ये क्या मुआहिदा है? ये बहरहाल जिसमें कहा जा रहा था एक ही नाम आया था। हाँ, MQM ने कहा था ना हमारे पास, हमने तो नाम दिए थे, बट उस वक्त सदर ने कहा था एक ही नाम आया। जी एक ही नाम आया था। तो सईद गनी साहब ये कहते हैं कि कोटा सिस्टम का आगाज लियाकत अली खान ने किया, भुट्टो हुकूमत ने सिर्फ उसे जारी रखा। और फिर मजीद क्या कहा आप जरा देखिए। बड़े 2 टोक अल्फाज में कह दिया गया है सईद गनी यानी पीपल्स पार्टी की जानिब से। तो इस पर बात कर लेते हैं, वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच राना एहसान साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। जरा ये बताइएगा, 2 इत्तेहादी और वो अब विफाक से मुतालबा कर रही है पीपल्स पार्टी के नून लीग अपना गवर्नर ले आए, नहीं तो फिर हमारा राइट बनता है, फिर हम अपना गवर्नर ले आएंगे। आप इससे जो आपस में झगड़ा हो रहा है कोशिश करेंगे बातचीत से मामला हल हो? अभी तक कोई आगाज हुआ है, इनिशिएटिव हुआ है इसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इनके जो मामलात हैं वो पुराने हैं, इनके मामलात कराची से रिलेटेड हैं, हैदराबाद से रिलेटेड हैं, लोकल बॉडीज की सियासत से रिलेटेड हैं और सूबाई नौयत के। तो बिल्कुल हमारी कोशिश होगी कि दोनों बैठें और अपने मसाइल का हल निकालें। ये जो इनके लोकल पॉलिटिक्स के मामलात हैं, जो सूबाई नौयत के हैं, उनको वफाकी लेवल पे उसके असरात नहीं आने चाहिए। तो हमारी भरपूर कोशिश होगी कि आपस में बैठ के अपने मसाइल का हल करें। कोalition पार्टनर्स हैं, एक लंबा सफर है, उसके अंदर डेफिनेटली मामला जो है ऊपर नीचे हो जाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोई बड़ा कोई तसादुम होने जा रहा है जिसके कोई बड़े असरात होंगे। इंशाल्लाह इन चीजों को। लेकिन राना साहब इसमें फर्क पता है क्या है? एक तो ये होता है ना कि डे टू डे बिजनेस के अफेयर्स पे अगर आपके इश्यूज हैं दैट इज समथिंग एल्स, लेकिन यहाँ पर इश्यूज ये हैं कि आप एक जमात के बानी को निशाना बना रहे हैं, उनकी पॉलिसीज़ की बात कर रहे हैं कि उन्होंने उस वक्त ये किया था, उन्होंने ये नारा लगाया था, और फिर दूसरे उनको फिर आके हिस्ट्री उनकी याद दिला रहे हैं कि जी आप अब से चंद साल पहले कैसी जमात थे और आपने क्या क्या नहीं किया और आप किसकी पॉलिसी पे अभी भी अमल पैरा हैं। तो इससे नफ़रतें बढ़ती हैं। तो अगर फायर फाइटिंग न की गई तो फिर ये सिलसिला बढ़ के वफाकी हुकूमत के लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकता है। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं कि ये जो लड़ाई है ये मीडिया पे आ गई है और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पे आ गई है। ये लड़ाई बेहतर होता कि बंद कमरों में होती, वहाँ एक दूसरे से बातचीत की जाती, तो इसका ज्यादा बेहतर रिजल्ट होता। लेकिन आपसे मैं एग्री करूंगा कि ये लड़ाई जो है बिल्कुल मीडिया के ऊपर और लीडरशिप के ऊपर और पुरानी तारीख के ऊपर आ गई है।
ये नुकसानदेह नहीं होनी चाहिए। इसके लिए मैंने आपको कहा कि इंशाल्लाह मुझे नहीं लगता ये कोई बड़े तसादुम के अंदर इसका वो रिजल्ट आएगा, क्योंकि जो नौयत है वो जो सोल्यूशन है वो पीपल्स पार्टी के पास है, क्योंकि वो इस वक्त सूबे में उनकी हुकूमत है। अच्छा। और अगर तैनात तो विफाक करती है ना गवर्नर को, तो ये इसलिए आपसे भी मुतालबा हो रहा है। एक चीज़ ज़रा एक इंकशाफ भी हुआ है, राना साहब ज़रा उस पर भी रोशनी डालिएगा। पीपल्स पार्टी कहती है जी गवर्नर सिंह की तैनाती से मुतालिक मुआहदा मंजर आम पर हम चाहते हैं कि लाया जाए, तो क्या किसी मुआहदे के तहत गवर्नर आए थे? आपके इल्म में है ये बात? डेफिनेटली जब पीडीएम का दौर था तो हर कोलिशन पार्टनर के साथ किसी ना किसी सब्जेक्ट पे एग्रीमेंट हुई थी, तो वो अब वो रिटर्न फॉर्म में है या वैसे है, लेकिन बिल्कुल एक अंडरस्टैंडिंग थी। तो वो पीडीएम की कोलिशन जो है वो उसने अपनी मुद्दत पूरी की थी। और अभी भी देखें, हमारा अगर पीपल्स पार्टी के साथ वो कोलिशन पार्टनर है या एमक्यूएम है, तो हम किसी रुकात पे एग्री हुए तो हम कोलिशन पार्टनर्स हैं। लेकिन कोई ऐसा ये कोई सीक्रेट मुआहदा नहीं है कि जिसके अंदर कोई ऐसी बात है। देखें, ये अंडरस्टैंडिंग पहले से मौजूद थी। बहरहाल उनकी डिमांड जो अभी आ रही है, अंडरस्टैंडिंग नून लीग और एमक्यूएम में थी नहीं, सारी कोलिशन पार्टनर्स के अंदर थी, क्योंकि उस कैबिनेट का हिस्सा सब थे। तो ये उनकी नॉलेज में है कि किन बुनियादों पर सब इकट्ठे हुए थे। वो मुतालबा किससे कर रहे हैं कि मुआहदा मंजर आम पर लाएं, लेकर आए पीपल्स पार्टी? देखें, ये तो सियासी बयानबाजी तो हो रही है ना जी। इसमें तो मैंने आपने भी जिस तरह कहा कि अब मीडिया के ऊपर जो बातचीत है वो भी चल रही है, सियासी बयानबाजी भी हो रही है, पॉइंट स्कोरिंग भी हो रही है। लेकिन इन चीजों को हम सेटल कर लेंगे इंशाल्लाह, मिल बैठ के मामलात का हल हो जाएगा। हमने पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, हमने निटी ग्रिटीज में और अपनी जो है वो सेल्फिश पॉलिटिक्स के अंदर नहीं पड़ना। चलें, ज़बरदस्त जी। पाकिस्तान को आगे लेके जाना है इंशाल्लाह, और आवाम के साथ ही आगे लेके जाना है, बिकॉज आवाम भी ज़ाहिर महंगाई वगैरह के चक्कर में काफ़ी परेशान है। तो अल्लाह ताला रहम करे उनके हाल पे। थैंक यू सो मच बीइंग विद अस। पता चले सियासत आगे निकल जाए, आवाम पीछे रह जाए। मैं यही तो कह रहा था, साथ चलना चाहिए। बिल्कुल, ज़रा आवाम की भी दाद रसी होनी चाहिए। अच्छा जी, भक्कर में हादसा हुआ है और इस हादसे से मुतालिक हम आपको अपडेट देने जा रहे हैं। आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पाएंगे कि भक्कर में जो हादसा रुनमा हुआ है, 4 अफराद अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं। खातून समेत 4 अफराद जाँ बहक हुए हैं और ज़ख्मियों को THQ मुंतकिल किया गया है। और हादसे की नौयत आप देख सकते हैं कि ये वैन का टायर फटा था, जिसके बायस वो बेकाबू हुई और ये हादसा पेश आया। 8 अफराद इसमें ज़ख्मी भी हुए हैं, जबकि खातून समेत 4 अफराद इस दुनिया से रुखसत हो गए। और एक और अपडेट है, वो है वज़ीर आज़म के दौरे ताजिकिस्तान से मुतालिक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज दोशंबे में ताजिक हम मनसब से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म ताजिक पार्लियामेंट के ऐवान ज़ेरी के चेयरमैन से भी मुलाकात करेंगे। तो वज़ीर आज़म काज़ाकिस्तान के दारुल हुकूमत रवाना होंगे, जहाँ वो SCO के काउंसिल ऑफ हेड स्टेट्स के 24वें इजलास में शिरकत भी करेंगे। तो काफ़ी मसरूफ़ दिन आज वज़ीर आज़म का गुजरेगा दोशंबे में। ऑलराइट जी, अब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, कसम है आपको। चलिए जी, खबर यहाँ पर आप तक पहुँचा देते हैं बड़ी जल्दी कि DIG CTD के ऑफिस में मुहर्रमुल हराम से मुतालिक एक कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है। और DIG CTD ये कहते हैं कि अमले की छुट्टियाँ मनसूख कर दी गई हैं। तो नज़ीर शाह हमें मज़ीद इस मुतालिक आगाह करेंगे। बताइएगा नज़ीर शाह। तो देखिए, CTD सिंध ने मुहर्रमुल हराम से कबल सिक्योरिटी इक़दामात फाइनल कर लिए हैं। इस हवाले से DIG CTD आसिफ एजाज का कहना है कि इनके दफ्तर में खुसूसी मॉनिटरिंग और कंट्रोल रूम कायम किया गया है और मुहर्रम से कबल CTD अमले की छुट्टियां भी मनसूख कर दी गई हैं और मजमूई तौर पर 1800 CTD एहलकार सिंध भर में अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे। आसिफ एजाज शेख के मुताबिक मुहर्रम बड़ा इवेंट जो आने जा रहा है, जिसमें पुलिस और CTD समेत तमाम इदारे मुतहरिक हैं और IG सिंध के अहकामात पर CTD सिंध मुकम्मल मुतहरिक है। और इस हवाले से जो IPOs भी किए जा रहे हैं और तमाम शरपसंद अनासिर पर नज़र भी रखी जा रही है। जी, थैंक यू सो मच नज़ीर, हमें आगाह कर रहे थे। अब ज़रा मौसम की बात, लेकिन आपकी सेहत से मुतालिक भी। हर मौसम में कुछ ना कुछ ऐसी सूरत हाल होती है कि वो मौसम जो होता है उसकी शिद्दत अगर हो, चाहे सर्द हो गर्म हो,
वो आपकी तबीयत पे, आपके मिजाज पर मुख्तलिफ असरात रखता है। सो गर्मियाँ जब आती हैं तो उम्मन लोग ये परेशान होते हैं क्योंकि सर्दी में तो खाना पीना बड़ा मज़े का लग रहा होता है, ऐसा लगता है कि जी ड्राई फ्रूट्स भी खा लें, ये भी खा लें, वो भी खा लें, सब कुछ खा लें, और आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है। लेकिन गर्मी में जब आप बाहर भी बहुत ज़्यादा गर्मी है, आपके अंदर भी बहुत हिद्दत है, तो फिर कौन से ऐसी ग़िज़ाएँ खाई जाएँ जो आपको एक तो रिफ़्रेश आप फील करें, हल्का फील करें, और वो आपकी मिजाज पर भी गिरा ना गुजरे। तो इस पर ज़रा बात कर लेते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है माहिर ग़िज़ाइयत फरीहा ज़ीशान। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फरीहा, एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। भाई बात ये है कि इस दफ़ा मसला क्या हो रहा है? मसला ये हो रहा है कि एक तो गर्म मौसम, शदीद गर्म मौसम, उसके अंदर एक और जो तमाशा हो गया है कि फील्स लाइक कुछ और होता है और असल दर्जा हरारत कुछ और। फिर ईद कुर्बान गुजरी, लोगों के फ्रिज फ्रीज़र भरे हुए गोश्त से, और वो हर रोज़ गोश्त का इस्तेमाल, और उससे भी आपके हाथ पाँव, और हर कोई कह रहा है हाथ पाँव जल रहे हैं, बदहज़मी हो रही है। तो ये मुफीद है इतना गोश्त खाना इस मौसम में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले तो क्योंकि बकरीद गर्मियों में थी तो पानी का इस्तेमाल जैसे बहुत ज़रूरी था। मतलब आप गोश्त, जब लाल गोश्त खास तौर से जब बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं तो जिस्म में कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा होता है, चिकनाई बढ़ रही होती है, उसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा होता है। यूजली हम नोटिस करते हैं कि लोग जो थोड़े से फ़ैट होते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में फ़ैट का कंटेंट ज़्यादा होता है, तो वो ज़्यादा गर्मी की शिकायत करते हैं। तो अगर आप ऊपर से और चिकना खाएंगे और कुछ ठंडा नहीं साथ में लेंगे तो ऑब्वियसली आपका बॉडी का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होगा। तो ऐसे क्या ग़िज़ाएँ हैं, या क्या ग्रीन सैलेड खाए जाएँ, क्या खाया जाए, कितना लाइट करें हम अपने फूड को? अच्छा, इस पे सबसे पहली चीज़ तो हाइड्रेशन है। पानी का इस्तेमाल जितना ज़्यादा मुमकिन हो सके उतना ज़्यादा इंटेक बढ़ा दें। इंटेक मतलब आप समझ लें कि अगर आप 1.5 लीटर में, जून तो खैर बहुत ही गर्म था, मैं भी गर्म था, लेकिन आप समझ लें अगर 1.5 लीटर से 2 लीटर रोज़ाना की उस पर पीते हैं तो कम से कम 500 ml या 1 लीटर मोर जो है आप अपनी उसमें शामिल करें, जिसमें सॉफ्ट ड्रिंक्स या चाय का फॉर्म जो लिक्विड है वो शामिल नहीं है। अच्छा। इसके अलावा लस्सी का इस्तेमाल, दही का इस्तेमाल अपने लंच के टाइम पे ख़ास तौर से, क्योंकि दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा है दोपहर के टाइम पे, तो सलाद की फॉर्म में जैसे आपने दही के अंदर ही सारी सब्जियां काट के डाली, खीरा, प्याज, टमाटर, जो कि ठंडी होती हैं सारी, और उसको आपने हल्का ज़ीरा डाल के बनाया, तो लंच के टाइम पे ख़ास तौर से अगर उसका इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली यू विल फील बेटर। और उसमें स्पाइस भी कम रखें, ज़्यादा मिर्चें ना खाएं। नहीं, मिर्चें से ऑब्वियसली फिर यू फील लाइक कि मैं पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीऊँ, फिर आपकी भूख कम हो जाती है। 2 चीज़ें इसमें बहुत ज़रूरी हैं। एक, विटामिन सी वाले फ्रूट्स जैसे कि लेमनेड बना के पी लिया आपने, प्लस मिंट लेमनेड। मिंट के अंदर इतनी पावरफुल कंटेंट्स हैं कि आपने मिंट लाइम पिया, ठंडी तासीर है बिल्कुल, तो यू फील फ्रेश एकदम से। इवन जो हम रायता बनाते हैं वही दही के अंदर वही आपने थोड़ा सा पुदीने के साथ तोड़ के डाले पत्ते, और फिर उसको आप एंजॉय करें। ये जो इस वक्त वैसे भी सब्जियों वगैरह से मुतालिक कहा जाता है कि आप सब्जियां ज़्यादा खाएं, लेकिन आप यकीन करें कि सब्जियों से उनकी जानिब इतनी रग़बत महसूस नहीं होती। तो इस मौसम में वैसे आदमियों के ज़्यादा मसाइल, हाँ ये मसाइल हैं बच्चों के और आदमियों के। थोड़ा सा हमारे फूड को बैलेंस करने की ज़रूरत है इस तरीके से कि आपने गर्मियों में सबसे अल्लाह ताला ने जो कुदरत ने हमें बेहतरीन चीज़ दी है वो फल है। वाटरमेलन, मेलन, इतना अच्छा वाटर कंटेंट, चेरीज, प्लम्स, मतलब यू नेम इट, एंड जस्ट आर मैंगोज लाइक हमें यूजुअली जब हम छोटे थे सुनते थे शायद आम की तासीर गर्म है, ज़्यादा नहीं खाएं, ऐसे नहीं खाएं, यूँ खाएं, मतलब आप उसके मिल्क शेक्स, बच्चे ज़्यादा खाने से एक्ने वगैरह और पिंपल्स ये सब भी तो हो जाते हैं ना। बच्चों के लिए बेस्ट ग़िज़ा है, आप मिल्क शेक्स बना के दें बच्चों को। अच्छा, मैंगो मिल्क शेक्स फ्रेश अपने खुद ही घर पे विद आइस क्यूब्स ग्राइंड करके दें। एक एनर्जेटिक, क्योंकि बच्चे भागम दौड़ और उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। अच्छा, एक सवाल मैं पूछना चाह रही थी, क्योंकि हमारा दही का इस्तेमाल भी बहुत बढ़ जाता है, लस्सी की सूरत में भी, वैसे भी गर्मियों में ज़्यादा। तो ये जो हम जैसे लंच के साथ अगर लस्सी पी रहे हैं तो हमारा पोर्शन साइज़ फिर कम होना चाहिए। अगर आप खाने से पहले सलाद या वही जो आपने सारी सब्जियां दही के अंदर मिला के खा ली, तो आपका ऑलरेडी जो मेन मील है उसका पोर्शन कम हो जाएगा। तो आप बेहतर है कि जो ठंडी योगर्ट की तासीर बहुत ठंडी है तो आप वो खाएं पहले
खाना खाने से, रोटी सालन खाने से पहले, और लाल गोश्त का या तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो कम करें। क्या बहुत ज़्यादा दही खाना भी नुकसानदेह साबित, कितना खा सकते हैं दिन में? तो आप आराम से पूरे दिन में 1 कप योगर्ट एक इंडिविजुअल के लिए 250 ग्राम्स, 250 ग्राम्स, बिल्कुल 1 कप इज 250। ये बात बिल्कुल दुरुस्त कही। ये बड़ा इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, और आप उसकी लस्सी भी बना सकते हैं और थोड़ा सा वैसे भी। मैंने सुना है कि कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जो आपका मूड को भी बड़ा अच्छा कर देते हैं, चॉकलेट, आइसक्रीम। मैंने दही के बारे में भी सुना है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है कि अब फूड कोई भी जो आपको देख के आप हो के मेरा खाने का दिल कर रहा है, वो आपका मूड अच्छा करेगा। और ख़ास तौर से जब आपको भूख का एहसास हो रहा हो, अगर आप बहुत वक्फा दे के खाएंगे, जैसे मैंने सुबह नाश्ता किया और फिर पूरे दिन में सिर्फ पानी, जूसेस वगैरह पिए, तो रात में जो भूख होगी वो आपको कोई भी चीज़ सामने नज़र आएगी, चाहे वो फ्राइड हो, आप बहुत ज़्यादा मिकदार में खाएंगे। अगर आप पूरे दिन में थोड़ी थोड़ी मिकदार करके खाते रहेंगे तो फिर आपको बहुत इंडल्ज नहीं होगा कि मैं बहुत ज़्यादा एकदम से हैवी नाश्ता करें, उससे थोड़ा लाइट आप लंच करें और फिर बहुत लाइट आप डिनर करें, ये होना चाहिए। और वक्त का ख्याल रखें, ख़ास तौर से वक्त पे खाना खाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलें जी, ये तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बड़ी मुफीद हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, और बड़ा ज़बरदस्त आपने मशवरे दिए। तो भाई सुन लिया आपने सदफ, दही वैसे आप सरवर पे भी लगा लेते हैं ना ख़वातीन? सर पे, चेहरे पे लगता है, बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। तो कह रही थी ना कि ऐसी चीज़ जिसको खाने का दिल चाहे तो उसको लगाने का भी दिल चाहेगा कि थोड़ा सा मुंह पे भी मल लिया, सर पे भी मल लिया और खा भी लिया। एक्चुअली हमारे सब चीज़ें इतनी रेडीमेड अवेलेबल हो गई है ना कि हम कहते हैं यार कौन दही लगाए, फिर वो टपकेगा, कैसे मास्क बनाए, तो हम रेडीमेड आइटम यूज़ कर लेते हैं। कभी वैसे आपने अंडा सर में लगाया? हाँ, मुँह पे भी लगाया है, लेकिन उसकी स्मेल बहुत देर में जाती है। अच्छी सी खुशबू वाला शैम्पू इस्तेमाल करना पड़ता है। अच्छा जी, चले जी, कोशिश करें वापस सल्फेट फ्री। आपका भाई क्या हुआ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में? पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में क्या हुआ है? मस्बत रुझान मैं आपको पहले ही बता रही थी, 737 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। और अब क्या हुआ है जी, 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह 80,289 पॉइंट्स पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। इससे पहले हम आपको बता रहे थे मुस्बत रुझान, अब आप देखें कि 80,289 पॉइंट्स पर ट्रेड। स्पेकुलेटिव मामला है, और अभी IMF से मुमकिना मुआहिदे की खबरें हैं, मुस्बत मुआशी इशारे हैं, जिसकी वजह से सरमायाकारों में एतमाद बहाल हुआ है, और उस वजह से अब ये है कि मार्केट में मुस्बत रुझान देखा जा रहा है। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आपने कहीं नहीं जाना। जहां देखो कैद ही कैद। किसने हमें कैद किया हुआ है? सदफ अब्दुल जब्बार। टीवी के अंदर? नहीं, उससे हटके। अच्छा। सवाल मैंने क्या पूछा उस पर आपको इतनी हंसी क्यों? आप कहाँ कैद हैं, मुझे बताएं। मैं ये कह रहा हूँ कि वो हमारी खबर है ना कि प्लास्टिक बैग से आज़ादी का आलमी दिन है आज। तो हम कहाँ आज़ाद हुए हैं? दूध लेने जाएं तो वहाँ प्लास्टिक की थैली, कोई और चीज़ लेने जाएं वहाँ प्लास्टिक की थैली। रह के उनका कसर किस पे निकली थी? वो काले रंग की थैलियों पे। वो उसको मैं सरासर रेसिज्म कहूँगा। बैन हो गई थी ना, तो इसकी वजह से आपको बहुत कम नजर आते हैं। वो उनके माइक्रोन्स कुछ ज्यादा होते हैं। प्लास्टिक वो चीज है जो कभी नहीं गलती, फजले की सूरत में, वेस्ट की सूरत में, जो खत्म नहीं होता है। साल हर साल, कई 100 साल तक भी वो रहेगा। और हम ये देखते हैं कि इसकी वजह से बहुत सारे, खासतौर पर जब मानसून सीजन आता है, नाले चौक हो जाते हैं, बहुत मसाइल पैदा होते हैं। तो आज आलमी दिन मनाया जा रहा है प्लास्टिक से आज़ादी का, जान छुड़ाने का। इसके खतरात से आगाही के बारे में आज मालूमात दी जाएंगी। अब बताया जा रहा है, एक अंदाज़ा है जिसके मुताबिक साल 2050 तक यानी 2050 तक तकरीबन 12,000 मिलियन टन प्लास्टिक का फजला पैदा होगा, जो ज़मीन के लिए इंतहाई नुकसान का बाइस बनेगा। हमारे माहौलियात यानी इन्वायरमेंट पे भी इसके बड़े नेगेटिव असरात होंगे। तो चलें जी, इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरपर्सन सेनेट की कायमा कमेटी माहौलियाती तब्दीली, शहरी रहमान साहिबा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, शहरी रहमान साहिबा। अच्छा, इस हवाले से हम ये देख रहे हैं कि पाबंदी लगी तो कुछ हमें मेजर्स देखने में मिले, यानी कि बड़े बड़े जो मॉल्स हैं वहाँ पर ये बायोडिग्रेडेबल आपको बैग्स देखने में मिले। अब ये है कि कहीं पर आप कुछ ख़रीदारी करने जाते हैं तो वो आपको पेपर बैग्स देते हैं जो आपको ख़रीदने पड़ते हैं, और फिर आप उनको संभाल के रखते हैं। यानी कि कुछ हद तक मेजर्स लिए जा रहे हैं, लेकिन दे आर स्टिल नॉट इनफ। हमारी प्लानिंग इस एतबार से क्या है, अगर आप बता सकें तो। जी शुक्रिया। देखिए बेटा, इसमें पूरी मुल्क ने एक, मैं समझती हूँ, जंग करनी होगी ये प्लास्टिक की, सिंगल यूज प्लास्टिक जो एक दफ़ा इस्तेमाल होते हैं, और ये बैग्स इसी तरह होते हैं। ये आपने जैसे कहा,
ये गलते नहीं है कोई हजार साल, ना सिर्फ हमारी ज़मीन में लेकिन हमारे दरिया में, हमारे वाटरवेज में, हमारे पानी और समंदर में ये एक ऐसी फुजला की सूरत हाल क्रिएट करते हैं कि 2050 तक सारे ममालिक हर जगह पूरी दुनिया के जो समंदर हैं उसमें आबी हयात यानी मछलियाँ वगैरह जो हम खाते हैं, जो हम कंज्यूम करते हैं, उससे ज़्यादा प्लास्टिक होगा। मैन मेड प्लास्टिक हमारे समंदरों में होगा माशाल्लाह। तो ये हमें सोचना चाहिए कि ये जो जर्नी है, ये जो सफ़र है इनको कम करने का, ये हर तरफ होना है। पाकिस्तान की प्लानिंग जो रीजन खित्ते की प्लानिंग है उसी के साथ चल रही है। मतलब इस्लामाबाद के हवाले से एक शुरू कर दी थी पिछले साल में हम, जिसमें बोतलें और बैग्स और कांटे चमचे जो होते हैं, अब इसमें तकलीफ तो होती है और इंडस्ट्रीज को इसमें इनोवेशन करनी पड़ेगी और मुतबादिल रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। आखिरकार यूसी मसला ये कि ये सस्ता है और ये एक आदत सी बन गई है, तो इस आदत को मैं तो कहती हूँ ये एडिक्शन है, इसको तोड़ना होगा जी। हर चीज़ में आसानी हो जाती है। आप देखें हर तरफ प्लास्टिक इस्तेमाल हो रहा है, बैग में हर, और जो आपने कहा कि मॉल्स और बड़ी दुकानों में ठीक है वो कपड़े का दे रहे हैं या कागज़ का देते हैं, लेकिन ये आदत हमें छोटी दुकानों में, परचून में और जहाँ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं खरीदने का, उनके लिए सहूलत बनानी होगी और आगाही जरूरी है। इसलिए मैं आपके तो जी बहुत जरूरी है, और आपके अगर इसको अपनी कैंपेन बना लें तो मैं समझती हूँ आप बहुत बड़ी पब्लिक सर्विस करेंगे पाकिस्तान। शरीर रहमान साहब, एक सजेशन जो हम अक्सर बेशतर जब जाना होता है किसी वेस्टर्न कंट्री में, तो हम ये देखते हैं अक्सर और बेशतर, अब ज़ाहिर है आप ग्लोबली अटैच हैं सोशल मीडिया के थ्रू, आप वीडियोस भी देखते हैं, बाकायदा प्लास्टिक रिसाइकलिंग मशीनें लगाई हैं जो पब्लिक एक्सेस में हैं। वहाँ पर अलग अलग जो है बिन रखे गए हैं कि पेपर कहाँ डिस्कार्ड करना है, प्लास्टिक कहाँ, ताकि वो उसको रिसाइकलिंग कर लें। क्या हमारे मुल्क में भी ऐसा हो सकता है? क्योंकि जब तक हम आवाम को, मासेस को इसमें शामिल नहीं करेंगे, हम प्लास्टिक से जान नहीं छुड़ा सकते। जी कोई हुकूमत अकेले नहीं कर सकती, कोई मीडिया हाउस, लेकिन इसमें मीडिया और आगाही का बहुत बड़ा किरदार है जी। अगर आप 3-4 बड़े चैनल इसको संभाल लें कि अपना एक पब्लिक सर्विस काम करना है, तो बहुत बड़ा इससे फायदा होगा। आप देखेंगे आपका कचरा भी हर जगह इसी तरह, और आपने जो बात की कि तरक्की याफ्ता ममालिक में कचरे को अलग अलग किया जाता है, बिल्कुल अलग किया जाता है और हमें भी करना होगा। लेकिन पाकिस्तान में तो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम भी बहुत सारे शहरों में अभी भी नहीं है, और जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अभी भी नहीं है। तो इन सारी चीज़ों में सिस्टम्स चेंज लाने की ज़रूरत है। बीमारियाँ फैल रही हैं सूरज में, आपका सारा, जब बारिशें होती हैं, मसलन अभी मानसून आ रहे हैं, तो उसमें देखेंगे कि सारी आपकी जो ड्रेन्स हैं जिससे वो ब्लॉक होता है पानी और ऊपर चढ़ता है, वो ब्लॉक होती हैं प्लास्टिक के बैग से और बोतलों से। बिल्कुल सही। तो ये एक बहुत बड़ा हैजर्ड है जी। और इस वक्त पाकिस्तान की जो कंजम्पशन है वो आसमान तक पहुंचती जा रही है। कोई ऐसा, मतलब अरबों में आप देखें 55 बिलियन प्लास्टिक बैग इस्तेमाल हो रहे हैं, सिर्फ थैलियाँ 55 बिलियन, और ये 15% बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर आपको रिसाइकलिंग की बात करते, देखिए मैं डिस्करेज नहीं करूंगी, रिसाइकलिंग हम डिस्करेज ना करें, लेकिन दुनिया में भी ये एक मैं समझती हूँ बहुत बड़ा झूठ बोला गया है सबको प्लास्टिक इंडस्ट्री से। और मैंने ये पेरिस की ट्रीटी में भी जब वहाँ जाके कहा तो सब चुप हो गए कि यहाँ तो पूरी दुनिया में जब 9% रिसाइकलिंग हो रही है, तो आप बताएं क्या ये मजाक है? 9% तो कुछ भी नहीं है ना, जहाँ आप इतना। और पाकिस्तान में आप देखिए, मैंने इस्लामाबाद में पूछा, नहीं जी हम रिसाइकलिंग कर रहे हैं, जो बनाने वाले हैं मैन्युफैक्चरर्स, तो कहाँ है कलेक्शन पॉइंट? आप मुझे बताएं, आपने कलेक्शन पॉइंट देखे? जब कलेक्शन पॉइंट्स नहीं होंगे तो रिसाइकलिंग कहाँ से होगी? लोग रखेंगे कहाँ कि हमने ये भेजना है? मतलब ये आप सारी म्युनिसिपैलिटीज पर तो नहीं छोड़ सकते जो हर काम में वैसे भी पीछे है ना। अच्छा, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि आपने अभी तस्करा किया कि मानसून का सीज़न है, तो एक ये इस बार प्रेडिक्शन की जा रही है कि बारिश होगी गैर मामूली। फिर ये भी कहा जा रहा था कि ये जो हमारे डैम्स वगैरह हैं जो कि 56% खाली हैं, ये भी भर जाएंगे। साथ ही साथ आपने ये खुश्क साली का भी ख़तरा जाहिर किया गया है और आप इस हवाले से आगाही भी दे रही हैं। इसकी वजह क्या है कि वाटर स्कार्सिटी भी हो सकती है? क्या हमारे पास जो स्टोरेज है वो नाकाफ़ी है, हमें मज़ीद डैम्स की ज़रूरत है? वो कि ऑब्वियसली है,
खतरात हैं क्या बेसिकली इस मुतालिक? जी देखिए, खुशहाली हमारे लिए बहुत एक वाज़े और मैं समझती हूँ क्लियर खतरा है। ये 2025 यूनाइटेड नेशंस का एक इन्होंने स्टेटिस्टिक निकाली है, एक वार्निंग निकाली है कि पाकिस्तान में खुशहाली हो सकती है। वो इसलिए क्योंकि हमारा एक दरिया का सिस्टम है, इंडस रिवर सिस्टम, जो सारे मुल्क को फीड करता है, रेन फेड होता है और ज़्यादातर मानसून फेड होता है। तो आप डैम की जहाँ तक बात कर रहे हैं, दुनिया का सबसे बड़ा मैन मेड डैम तरबेला है जो पाकिस्तान में है जी। और फिर आपने मंगला वगैरह देखे, इनकी अब मेंटेनेंस और इनकी जो कंसोर्शियम फाइनेंसिंग है वो अब दुनिया में है नहीं मौजूद। मैं नहीं समझती कि आप ये इतने लंबे, ये मतलब 15 साल लॉन्ग जेस्टेशन प्रोजेक्ट, आपको छोटे दुनिया में अब छोटे डैमों की रविश बन गई है। कुछ रन ऑफ द रिवर होते हैं, कुछ स्टोरेज के होते हैं। हाँ जी। उनकी बात हो रही जो पानी रोकते नहीं है लेकिन स्टोर करते हैं। जबरदस्त, ठीक है, थैंक यू सो मच। शरीन रहमान साहब हमारे साथ थी। अब देखते हैं पाकिस्तान इस हवाले से मजीद क्या स्टेप उठाता है। अच्छा जी, अब आपको हम बताते हैं कि भारत में हुआ क्या। भारतीय लोकसभा से कौन वाकिफ नहीं है, भारत में जो लीडर्स हैं किस तरह की तकरीर करते हैं वो भी सब वाकिफ हैं। और वहाँ पर सब ये कहते हैं जी नफरत की सियासत को परवान चढ़ाया जाता है। ऐसे में कल सबको हैरान कर दिया राहुल गांधी ने। उन्होंने भारतीय लोकसभा में अपोजिशन लीडर जो हैं राहुल गांधी, मोदी को उन्होंने तनकीद की। उन्हें कहा कि आप कौम परस्त हैं, नफरत की सियासत करते हैं और कुरान पाक का हवाला दिया राहुल गांधी ने और पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा। और पीर को उन्होंने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि बीजेपी लीडरान अपने हिंदू होने के दावों के बावजूद नफरत फैलाते हैं, जबकि इस्लाम ऐसा मज़हब नहीं है। और उन्होंने कुरान की आयत का हवाला भी दिया। और ये मनाजिर हम आपको दिखाते हैं कि राहुल गांधी क्या कह रहे थे। Here is the religion of Islam. इस्लाम में भी लिखा गया है, कुरान में, the prophet peace be upon him said, he God said, have no fear, I am with you hearing and seeing. मतलब इस्लाम में भी कहा गया है कि डरना नहीं है। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। अब हिंदू हो ही नहीं। भूपेंद्र यादव जी, ये ठेका नहीं है बीजेपी का। ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। बिल्कुल सही कहा कि आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, नरेंद्र मोदी तमाम हिंदुओं की नुमाइंदगी नहीं करते। और जाहिर है कि जो बात की गई है, आरएसएस के किरदार को कौन नहीं जानता है, जो इंतहा पसंद हिंदू जमातें हैं उनके किरदार को कौन नहीं जानता, जो कि नफरत की सियासत करती हैं और ख़ासतौर पर न सिर्फ मुसलमानों से बल्कि तमाम अक़लियतों से। उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो बुचर ऑफ गुजरात ऐसे ही तो नहीं कहा जाता था जिसमें हज़ारों मुसलमानों को कत्ल किया गया। क्रिश्चियंस के साथ वहाँ पर क्या सलूक रवा रखा जाता है सबके सामने, तो बड़ी आवाज़ हक बुलंद की है। हाँ, आवाज़ हक बुलंद की है। सेंट वाइस के तौर पे राहुल गांधी मंजर आम पर आए हैं, तो क्या बात है जी। अच्छा, एक खबर आपसे शेयर कर लेते हैं। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में बानी पीटीआई और दीगर के खिलाफ थाना खन्ना में दर्ज 2 मुकदमात की समाअत। अदालत ने बानी पीटीआई की हाजिर से मुतालिक सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल से रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने आइंदा समाअत पर दीगर तमाम मुल्ज़िमान को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत की। अदालत ने कहा जो मुल्ज़िमान अगली समाअत पर पेश नहीं होंगे उन्हें इश्तिहारी करार दिया जाएगा। चलें जी, वक्त होता तो इस पर मजीद बात करते हैं। अभी आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।